हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी बायोलॉजी की पढ़ाई। सर कुछ नहीं पढ़ा, टेंशन बहुत आ रहा है। अरे टेंशन नहीं लेना है, जब सौरव सर आपके साथ है तो टेंशन की क्या बात है। आज इस वीडियो लेक्चर में आगे है ना, ये जो किंग वाला जो इमेज लगा है ना, वो ऐसे ही नहीं लगा है। आगे आप देखोगे स्लाइड, आगे आप देखोगे कंसेप्ट, आगे आप देखोगे कि पूरा आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये चैप्टर पूरा 30 पेज के अंदर, मतलब आगे पीछे अगर देखें तो टोटल 15 पेज, आगे पीछे से 15 पेज के ऊपर एकदम शॉर्ट नोट्स, एकदम डिटेल्ड नोट्स और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाला हूं। ऐसा लेक्चर, ऐसा वीडियो आपने YouTube पे नहीं देखा होगा। और ये लेक्चर पूरा देखने के बाद बायोलॉजी का पहला चैप्टर अगर आपके दिमाग में नहीं फिट हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो और उतना डेडिकेशन के साथ मैंने इसके ऊपर मेहनत की है। देखो नॉर्मल चैप्टर पढ़ाने के लिए ना ऐसे इधर से उधर से स्क्रीनशॉट उठा के पीपीटी बना के पढ़ा सकते हैं एक दिन में, लेकिन इसको ना हफ्ता लगता है मेहनत करने के लिए, पूरा प्रिपरेशन करने के लिए। आप देखो ना आगे, ठीक है, देखने को मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा। और जिस तरीके से कंसेप्ट लूंगा ना, हाँ मतलब आप सोचोगे नहीं कि सर बायोलॉजी का तो सर टेंशन ही खत्म हो गया है ना। यस, तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं। शुरुआत तो मैंने अभी कर दी, आपको पता लग गया अभी क्या होने वाला है। तो बायोलॉजी के वन शॉट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, जो कि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और जो कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड, इंटरेस्टिंग और इजी होने वाले हैं। इसके नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। रिप्रोडक्शन, देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चीज अगर आपको बोली तो यहां पे 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में है। री मतलब क्या होता है? रिपीट, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया रिपीट। और प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन, तैयार होना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर्मेशन, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है, बार बार बन रहा है, बार बार बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। यस, एग्जाम में कैसे सवाल आता है आगे टॉपिक्स के ऊपर वो भी बताऊंगा, कैसे आंसर्स कर लिखने हैं वो भी बताऊंगा, और कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लेने हैं वो भी बताऊंगा। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ सर, तो रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस में बार बार कुछ चीज बनती है, बार बार चीज बनती है, तो याद रखना ये रिप्रोडक्शन कहां पे होता है? ये एनिमल्स में होता है, एनिमल्स में होता है। हाँ सर, प्लांट्स में भी होता है सर। और एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ये दोनों को ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी हम डालते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों भी उसके अंदर आएंगे, हाँ या ना? हाँ सर। तो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, इनमें ये होता है। और क्यों होता है सर? क्योंकि आगे हम बताएंगे कि जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए, उसके लिए होता है सारी चीजें। अब ये लोअर और हायर का क्या मसला है वो बताइए। देखो लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स क्या होता है? लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स क्या होता है? देखो जिनके अंदर डेवलपमेंट कम है वो हो गए आपके लोअर प्लांट्स, जिनके अंदर डेवलपमेंट ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी का, तो वो हो गए हायर प्लांट्स। सिमिलरली प्लांट्स में भी लोअर हायर है और एनिमल्स में भी लोअर हायर है। यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लोअर में आपका आ जाएगा अलगी, ठीक है। सो अलगी एक ऐसा प्लांट है जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अगर हायर की बात करें तो मैंगो ऐसा प्लांट है जो कि हायर, यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स में। तो रिप्रोडक्शन लोअर में भी कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, और हायर में भी कैसे होता है वो भी देखेंगे, कि मतलब यहाँ के जो प्लांट्स है वो एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे बनता है, वो आगे की जनरेशन कैसे बनाती है। ऐसा इंटरेस्टिंग ये हम प्रोसेस इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। प्लांट्स में कैसे होता है वो सीखेंगे। सबसे पहली स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहां पे रिप्रोडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। अगर एक मार्क के लिए एग्जाम में ये पूछा तो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्शन में क्या बनता है? लाइफ बनती है। क्या बनता है? लाइफ बनती है, ठीक है। यस, इसके पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे जो मैं नोट्स बना रहा हूं, ठीक है, जो भी आगे के नोट्स है वो प्रॉपर चीजें है, ठीक है। ये लेक्चर और वो नोट्स अगर पढ़ लिए ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स कहां पे मिलेंगे? सबसे पहले याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यस, तो सबसे पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, पहली चीज तो वो है। उसके बाद इस वीडियो को आप लाइक करिए, उसके बाद एक कमेंट करिए कि ये जो है वो आपको कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा, लेक्चर आगे देखिए, आप कमेंट करिए सर लेक्चर कैसा है, फीडबैक दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। ये कंटिन्यू करूंगा मैं, पूरी सीरीज कुछ भी हो जाए मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ याद रखिए इसकी पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा इस चैप्टर फर्स्ट की। आपको क्या करना है, ठीक है, ये नंबर पे, ठीक है, ये नंबर पे आपको
इस वीडियो को जो है अपने वन शॉट वीडियो जो हम ले रही है इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाना है और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। बस इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, किसका? व्हाट्सएप स्टेटस का। कौन सा लगाना है व्हाट्सएप स्टेटस? ये जो आपका ये जो चैप्टर फर्स्ट है ना हमारा, ये सिखा रहे हैं हम, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए और इस नंबर पे भेज दीजिए स्क्रीनशॉट और मैं आपको तुरंत क्या भेज दूंगा? इसकी पीडीएफ। ठीक है, क्या भेज दूंगा? पीडीएफ। चलो आगे देखो, यहां पे अगर हम देखेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। मैंने बोला आपको कि यहां पे लाइफ बनती है। इस प्रोसेस में क्या बनती है? लाइफ बनती है। और कहां से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनती है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले अस्तित्व के लाइफ से। जैसे कि आपके पेरेंट्स, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है। आप बन रहे हो मतलब आप न्यू हो, आप नई जनरेशन हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो रिप्रोडक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है, याद कर लीजिए, 1 मार्क पक्के हो जाएंगे। अब रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? पहली चीज तो स्पेसीज को कंटिन्यू आगे बढ़ना है तो उसको बच्चे बनाने पड़ेंगे ना, आगे प्लांट्स बनाने पड़ेंगे, तभी वो स्पेसीज आगे सर्वाइव कर पाएगी इस अर्थ के ऊपर। तो स्पेसीज को कंटिन्यू रखने के लिए और लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। हाँ, अभी स्पेसीज तो एक पर्टिकुलर एक स्पेसीज पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स प्लांट्स के लिए होगी, लेकिन लाइफ अगर कंटिन्यू रहना चाहिए तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। स्पेसीज अगर कंटिन्यू रहना चाहिए तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। 1 मार्क के लिए अगर सवाल आया आपको, बताइए रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसीज एंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, दैट्स इट, खत्म। चलो, कितने के टाइप का ये रिप्रोडक्शन होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन से सर? 2 टाइप में होता है सर। पहला हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिए, यहां पे ना गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? गैमेट्स। और यहां पे जो असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। क्या है? सारी चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। हाँ सर। तो असेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है, सारी चीजें। सिर्फ यहाँ पे 2 टाइप आपको याद रखने हैं कि असेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है। एक तो गैमेट फॉर्म होंगे, यहाँ पे गैमेट फॉर्म नहीं होंगे ऊपर वाले में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसमें से पहला वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो असेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल नहीं है, असेक्सुअल है, याद रखिए। हाँ, तो डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 कंपेटिबल मेल गैमेट्स। मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते मतलब ये प्लांट्स गैमेट ही नहीं बनाते, गैमेट ही नहीं बनाते। सो डू नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 कंपेटिबल मेल गैमेट। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट से दूसरा प्लांट बनाए तो वो एग्जैक्ट उसके पहले प्लांट के जैसा ही है, क्योंकि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। क्यों आइडेंटिकल है? बिकॉज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि यहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? यहाँ पे जो नया प्लांट या फिर नया एनिमल बनेगा तो वो आपको याद रखना है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा अपने पुराने पेरेंट्स के तरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो जीन्स को इनहेरिट करता है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो जीन को इनहेरिट मतलब ट्रांसफर करता है, ठीक है, उसके नेक्स्ट जनरेशन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट जीन को ट्रांसफर करता है अगले जनरेशन में, ठीक है, वो फिर एनिमल में हो या फिर प्लांट्स में हो। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली यानी जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होता है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से और जेनेटिकली मतलब होता है अंदर से। दोनों मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन्स, डीएनए, वो भी एक जैसा होता है यहाँ पे। और लास्ट वाला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअल बाय द डिफरेंट मोड्स। तो बहुत सारे मोड्स है, मोड्स मतलब टाइप्स है, वो हम देखेंगे। तो नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट है। पहला, गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तीसरा, एक ही एनिमल अपने जीन्स को, एक ही पेरेंट अपने जीन्स को इनहेरिट करता है। और चौथा, यहाँ पे जो एनिमल नया बनता है या फिर प्लांट बनता है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है। बाहर से मतलब मॉर्फोलॉजिकली, अंदर से मतलब जेनेटिकली, जीन, डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका पहला स्लाइड खत्म। चलो, हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, एक असेक्सुअल, एक सेक्सुअल। असेक्सुअल के बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब असेक्सुअल के मोड्स मतलब टाइप्स। तो आपको जैसे बहुत सारे टाइप्स है ना, लेकिन आपको अपने बुक के अंदर ये 3 टाइप दिए गए हैं। इसमें से कोई भी 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 मार्क के लिए अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखोगे? पहला, फ्रेगमेंटेशन। देखो यार, बायो को पढ़ना है ना तो 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में है। 50% इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन देयर नेम। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स मतलब क्या होता है? टुकड़े पढ़ना, पार्ट्स पढ़ना, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, बडिंग। बडिंग मतलब क्या? एक छोटा सा बड यहाँ पे बाहर तैयार होगा और वही बड आगे चल के एक नया एनिमल या नया प्लांट बनेगा।
फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ओल्ड जो बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में गिर जाएगी। मतलब यहाँ पे एक बॉडी थी, 3 टुकड़े बना दिए, तीनों टुकड़े जो होंगे वो एक नया एनिमल, नया प्लांट बनाए। समझ में आ रहा है? और जो लास्ट वाला है वो है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब कि स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर। स्पोर फॉर्म करके जब न्यू लाइफ बनती है वो हो गया स्पोर फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्म करके जब न्यू लाइफ बनती है तो वो हो गया बडिंग। और यहाँ पे टुकड़े फ्रैगमेंट गिर के नई लाइफ बनती है, उसको बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन। बहुत सिंपल है यार। फ्रैगमेंटेशन में क्या बनेगा? नई लाइफ बनेगी, लेकिन किससे? फ्रैगमेंट से। यहां पे बडिंग में बर्ड से बनेगी और यहां पे स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर से बनेगी। ठीक है, सिंपल बात है। देखो आप यार, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू वन और मोर रीजंस हो सकते हैं। तो फ्रैगमेंट जो होगा वो ग्रो होगा, ठीक है, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। जो फ्रैगमेंट है वो ग्रो होगा इनटू न्यू इंडिविजुअल। खत्म। एग्जांपल देखो, स्पाइरो वगैरह। खत्म। इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो का टारगेट लाइक रखते हैं 1K, 1000 लाइक रखते हैं, देखते स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाते कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये हो गया आपका पहला फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? हाँ सर। दूसरा बडिंग। बडिंग इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? बडिंग है। और बडिंग में क्या होता है? एक छोटा सा एक आउटग्रोथ आता है मेन बॉडी के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड। बर्ड है कि नहीं? हाँ सर। तो देखो आप, तो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये याद रखिए। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टीसेल। यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल से ऑर्गेनिज्म बनता है। वेयर अ स्मॉल आउटग्रोथ, ये जो है ये क्या होगी? एक मेन जो बॉडी है उसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ आती है। वो आउटग्रोथ आगे चल के डेवलप होती है एक नई ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वहां से एनिमल ऑर्गेनिज्म बनता है। एग्जाम्पल हाइड्रैन ईस्ट। ठीक है, सो फ्रैगमेंटेशन का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, बडिंग का एग्जाम्पल हाइड्रैन ईस्ट, और लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन याद रखिए, एक सर्टन बैक्टीरिया ये स्पोर्म फॉर्म करते हैं, जैसे फंजाई, अलगी, है ना। और यहां पे जो स्पोर्स बनेंगे ना वो होंगे रेसिलिएंट डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब वो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसे स्पोर्स बनते हैं। और वो स्पोर्स आगे चल के याद रखिए सर्वाइव करके एक नया एनिमल बनाते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है ना, तब याद रखिए क्लाइमेडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास नाम का अलगी है, उसके अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब कि जब वातावरण उसके अनुसार नहीं होता, तब वो क्या करती है? स्पोर्स बनाती है। और वो स्पोर्स कैसे बनाती है? देखो, पहले ये ऐसी क्या थी? एक क्लाइमेडोमोनास थी, उसने क्या किया? अंदर स्पोर्स बना दिए, और स्पोर्स आगे चल के बाहर आ गए, और ये हर एक स्पोर एक नया क्लाइमेडोमोनास बनाएगा। मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन यहां पे कोई गैमेट इन्वॉल्व है क्या? नहीं सर, ये तीनों में भी कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स ही इन्वॉल्व नहीं है। एक सिंगल पेरेंट है, बर्ड दो प्लांट के ऊपर बनाएगा, बर्ड नहीं, एक ही। यहाँ पे फ्रैगमेंट दो इंडिविजुअल के गिरे हैं क्या? नहीं, एक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें आइडेंटिकल पेरेंट होते हैं, एक सिंगल जो पेरेंट है वो जीन्स को इनहेरिट करता है, बस उसी तरीके से यार, बहुत सिंपल है। तो याद रखिए, ये जो स्पोर्स आगे चल के बाहर आएंगे ना, इसको जू स्पोर्स कहते हैं। अगर ये एनिमल से बनेंगे तो जू स्पोर्स। ठीक है, और ये क्लाइमेडोमोनास एनिमल है। ठीक है, तो चलो जू स्पोर्स, तो जूस्पोर्स इसको हम बोलेंगे। और ये डायफ्लैजिलेटेड होते हैं। डायफ्लैजिला मतलब क्या? ये देखो, ये जो मूवमेंट करने के लिए, उस पोर्स को मूवमेंट करने के लिए जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं ना, ये दो होते हैं, इसलिए इसको डायफ्लैजिलेटेड कहा जाता है। दो फ्लैजिला होने के कारण डायफ्लैजिलेटेड, इसको हम जूस्पोर कहते हैं। और ये क्या है? मोटाइल है। मोटाइल मतलब क्या? ये मूवमेंट कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे? मोटाइल। मोटाइल क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन है, और लोकोमोटरी ऑर्गन कौन से है? तो फ्लैजिला है। चलो क्लियर, खत्म। चलो अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पहले हमने अब इसके अंदर, इसके पहले क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ सर, हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बिल्कुल देखेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे सर इसके बाद। तो याद रखिए, उसके पहले ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसका ही एक टाइप है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, या फिर इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये किसका टाइप है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। याद रखिए, ये किसका टाइप है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। तो ये चीज ना आपको क्लियर याद रखनी है कि ये हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, ये है ना, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन।
और ये याद रखें मैक्सिमम ये आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, प्लांट्स में ही होता है ये, मैक्सिमम नहीं सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, ये चीज याद रखिए। कैसे होता है और क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये प्लांट्स में होता है वेयर रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे बडिंग में रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय बड, फ्रैगमेंटेशन में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंट्स। उसके बाद थर्ड स्पोर फॉर्मेशन में रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय स्पोर। वैसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स किसके पास होते हैं? प्लांट्स के पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिए यहां पे अगर हम देखेंगे रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम, शूट, लीव्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जो पार्ट्स हैं ये है आपके वेजिटेटिव पार्ट्स, और वेजिटेटिव पार्ट्स याद रखिए प्लांट्स के अंदर होते हैं, और जब रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, एकदम क्लियर वे में, ठीक है। अब इसके दो टाइप है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर प्रोपेगेशन। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक आर्टिफिशियल और दूसरा है नेचुरल। आर्टिफिशियल हम कट करके, एक प्लांट को हमने कट कर दिया, उसकी ब्रांच हमने क्या करी, हमने उसकी ब्रांच कट कर दी, सॉइल में लगा दी, तो हो गया कटिंग। तो ये आर्टिफिशियल है, हम उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और टिश्यू कल्चर, ये तीनों आर्टिफिशियल है, मतलब ये हम खुद कर रहे हैं। तो याद रखिए सबसे पहला कटिंग। कटिंग कैसे? मैंने बोला आपको प्लांट काट के दूसरे हम यहाँ पे सॉइल में लगा देंगे, तो वो हो जाएगा आपका कटिंग। तो कटिंग में याद रखिए स्टेम भी कट कर सकते हैं, स्टेम को काट के हमने सॉइल में लगा दिया। लीफ को भी काट के हम नए प्लांट सॉइल में लगा के नया प्लांट बना सकते हैं, और रूट को काट के भी। तो इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए एज वेल एज बोर्ड के लिए। तो आपका स्टेम कटिंग का एग्जांपल है रोज, लीफ कटिंग का है सन्सवेरिया, और रूट कटिंग का है ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ये है आपका कटिंग, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला टाइप। दूसरा है ग्राफ्टिंग। देखो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो ग्राफ्टिंग में ना हम दो प्लांट जो है क्या करते हैं, हम दो प्लांट को एक प्लांट बनाते हैं। सिंपल चीज है ये, देखो ये कटिंग तो सिंपल समझ में आ गया, जैसे ये था यहाँ पे हमने कट कर दिया और ये दो प्लांट हमने बना दिए, ठीक है। ये उसका पहला प्लांट मेन वाला बी वाला नया बना है ब्रांच को काट के, ठीक है, ये हो गया कटिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग में याद रखिए दो प्लांट होते हैं। एक वाला प्लांट जो होता है जिसका जमीन के अंदर जो पार्ट होता है उसे स्टॉक कहते हैं। यहां पे एमसीक्यू आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो दो प्लांट को जब हम एक प्लांट बनाते हैं उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, और जिसमें जो जमीन के अंदर जो प्लांट का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टॉक, और जमीन के ऊपर मतलब उस प्लांट के ऊपर पार्ट के ऊपर जो नया प्लांट का पार्ट लगाया जाता है उसे सायोन कहते हैं। तो ये हो गया आपका प्लांट का पार्ट बी, मतलब दोनों अलग अलग प्लांट है इसलिए अलग अलग कलर लिया है, लेकिन एक जो है वो जमीन के अंदर होगा, एक उसके ऊपर लगेगा। जो जमीन के अंदर है उसे स्टॉक, जो उसके ऊपर लगेगा उसे सायन। तो आपको पूछा अगर गया यहां पे तो सायन और स्टॉक में फॉरेन बॉडी कौन सी है, फॉरेन बॉडी मतलब बाहर से आई हुई दूसरी बॉडी, तो सायन जो है वो फॉरेन बॉडी है। ये तो वहां पे ही है ना, जहां पे वो था वहां पे है। तो ये चीज है ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल याद रखिए एप्पल और रोज जो आपको बुक में दिए गए। उसके बाद टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर ये जो तीसरा अगर हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तीसरा टाइप है ना, कौन सा है आपका, टिश्यू कल्चर। पहला कटिंग, दूसरा ग्राफ्टिंग, तीसरा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में सिंपल चीज है, हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट मतलब क्या कि एक किसी भी, याद रखिए प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू, तो प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू हम लेते हैं, उसको हम लैब में लेके जाते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में हमने डाला, उसको हमने फूड दिया, तो धीरे धीरे यहाँ पे उस टिश्यू से एक नया क्या बन रहा है, प्लांटलेट बन रहा है। प्लांटलेट, ठीक है, प्लांटलेट मतलब जिसको हम रोप कहेंगे, रोप, ठीक है, मराठी में त्याला आपण रोपटं म्हणतो, ते बनत है। तो टिश्यू कल्चर वो है। अब जैसे कोई प्लांट होता है ना जो बहुत ज्यादा टाइम लगता है बड़ा मतलब ग्रो होने के लिए, नई जनरेशन बनाने के लिए, तो वहां पे हम टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बनाना में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें बनाना का छोटा छोटा एक टिश्यू मतलब उसका पत्ते का पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, उसको लेके उससे नए नए प्लांट्स बनाए जाते हैं जो फिर किसान को दिए जाते हैं। वो यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होती है, ठीक है। वो हो गया आपका टिश्यू कल्चर। बाकी आपको चैप्टर आपका 12 में 11 में बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस है टिश्यू कल्चर की डिटेल में, वो वहां पे हम पढ़ेंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया, ये हो गया आपका आर्टिफिशियल। अब नेचुरल वे में भी ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकता है, इसको शॉर्टकट में वीजी लिखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हो सकता है नेचुरली भी। कैसे? अब सपोज पेड़ है, पेड़ अपना जंगल में मस्त पैकी खड़ा है, हवा आई, पेड़ की जो ब्रांच है वो टूट गई, जमीन में जाके यहाँ पे
गिर गए, वहां पे वो जमीन से उसने क्या किया, रूट निकाले और वहां पे वो नया प्लांट बन गया। तो ये चीज है। तो याद रखिए रूट से रिप्रोडक्शन होता है स्वीट पोटैटो के अंदर, नेचुरल में आएगा। स्टेम से होता है आपका राइजोम, स्वीट पोटैटो राइजोम आपका आ जाएगा हल्दी का, ठीक है। और ये जो लीफ है वो ब्रायोफाइलम। सो ये जो तीनों भी याद रखिए, रूट से होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम से होगा और लीफ से होगा। ये नेचुरल के उसके एग्जांपल्स भी अच्छे से याद रखिए। चलो खत्म, ये हो गया आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर एग्जाम में इसमें से कोई अगर एक आया तो एक लिखिए, पूरे का पूरा अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको 2 मार्क के लिए आया तो भी लिखिए, अगर 3 मार्क के लिए आया तो भी आप उसको डिटेल में लिख सकते हो। देखो एग्जाम में सवाल कैसे आ रहा है उस हिसाब से अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। वही ज्यादा होशियार बच्चा होता है जो ज्यादा मार्क्स लेता है। चलो अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। समझ में आ गया, पहले हमने देखा रिप्रोडक्शन, उसके बाद असेक्सुअल, असेक्सुअल का एक टाइप देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो प्लांट में होता है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे याद रखिए गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ जी हाँ, गैमेट्स इन्वॉल्व है। कंपैटिबल गैमेट्स बोलेंगे उसको। कंपैटिबल मतलब क्या, जो कि एक दूसरे को समझते हैं, कंपैटिबल, ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल का चार्जर आपके मोबाइल के साथ ही कंपैटिबल है, उसी तरीके से, ठीक है। तो सेक्स सेल भी बोल सकते हैं या फिर कंपैटिबल भी बोल सकते हैं, हाँ सर। उसके बाद यहां पे याद रखिए कि प्लांट के अंदर, याद रखिए हम यहां पे जो भी रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जो भी सारी चीजें देख रहे हैं, वो किन के अंदर देख रहे हैं, हम प्लांट्स के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम क्या है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो यहां पे याद रखिए प्लांट के अंदर 2 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं प्लांट के अंदर, 2 फेज। याद रखिए पहला फेज कौन सा होता है, तो पहला जो फेज है वो होता है वेजिटेटिव फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। जो प्लांट जो है वो हम जब सॉइल में लगाते हैं ना, तो कुछ समय तक वो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो फिजिकल ग्रोथ होती है, फिजिकल, उसका रूट, उसका स्टेम, उसके पत्ते वो बढ़ते हैं, उसे फिजिकल ग्रोथ कहते हैं। तो उस वाले फेज को जिसमें फिजिकल ग्रोथ होती है वो हो गई आपकी वेजिटेटिव फेज, जिसमें फिजिकल ग्रोथ होगी। उसके बाद तो कुछ समय के बाद जब प्लांट बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आते हैं फूल, और जब फूल आते हैं तो याद रखिए यहाँ पे बनेगा फ्लावर, और फ्लावर में होता है पॉलिनेशन, मतलब ये कि आपका याद रखिए आपका हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। ये कौन सी फेज होगी, रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्लांट में याद रखिए सबसे पहले वेजिटेटिव फेज होती है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज होती है, मतलब फूल आएंगे, उसके बाद फल आएंगे, उसके बाद उससे सीड बनेगी और उस सीड से आगे नया प्लांट बनेगा। याद रखिए, ठीक है, हाँ सर। तो दूसरी चीज जो फ्लावर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लावर, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लावर, ठीक है। अगर आपने ये फूल का जो स्ट्रक्चर है वो अगर नहीं समझा तो ये पूरा चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा, याद रखिए। तो प्लांट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लावर है, फूल है ना, हाँ सर। उसके बाद अगर हम देखेंगे फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट वॉल्स, ठीक है, 4 पार्ट से ये आपका फ्लावर बनता है। कौन कौन सा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इसको सिर्फ आप देख लो, आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 मेजर इवेंट्स होते हैं, 2 बड़े इवेंट मतलब 2 स्टेप्स। पहली होती है मियोसिस, दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट, ठीक है। मियोसिस क्यों होता है, क्योंकि अगर गैमेट 46 क्रोमोसोम है तो उसमें 23 बनाने के लिए, मतलब कि याद रखिए 23 मतलब क्रोमोसोम नंबर कम करने के लिए मियोसिस होता है, और उसके बाद ये आगे चल के फिर 23 मेल से, मतलब एक दूसरे प्लांट से, ये दूसरे प्लांट से, तो 46 क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये कुछ टेंशन मत लो, ये आगे देखेंगे। तो यहाँ पे याद रखिए सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है आपका मियोसिस, दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। और ये जो जेनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। मुझे आप बताइए डिसिमिलर क्यों होते हैं, बताइए क्या होगा आंसर। क्योंकि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए वो डिसिमिलर है। क्योंकि एक पेरेंट के जीन्स अलग, दूसरे पेरेंट के जीन्स अलग, दोनों के कंबाइन होकर तीसरा नया इंडिविजुअल बन रहा है ना, तो उनमें मिक्सचर होगा दोनों का भी, तो इसलिए वहां पे आएगा वेरिएशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन था क्या, नहीं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेरिएशन है, डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स है। डिसिमिलर मतलब एक जैसे नहीं होंगे, डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन। एक जैसा होगा क्या, नहीं, वेरिएशन होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है आपको। चलो समझ में आ रहा है, आगे देखो। प्लांट के अंदर मैंने आपको बोला सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, वो होता है फ्लावर, फूल है गुलाब का, है ना, यस सर। तो ये फूल गुलाब का नहीं है, ये जासवंत का है, क्या, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। चलो अब इसमें देखो आप, जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, मेल देखो 2 वर्ल होते हैं, वर्ल,
प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर दो व्हर्ल है। एक है आपका मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल। मतलब ऐसा फूल जिसके ऊपर मेल का पार्ट भी है, फीमेल का पार्ट भी है, इसलिए इसको कहा जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर, दो सेक्स, दो मेल फीमेल दोनों भी यहां प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है बायसेक्सुअल फ्लावर। जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसको ही दूसरा नाम जो होता है वो होता है मोनोशियस। ठीक है, मोनोशियस फ्लावर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है जिसमें सिर्फ मेल का ही पार्ट होगा या फिर फीमेल का ही पार्ट होगा। तो यूनिसेक्सुअल को हम जो है वो याद रखिए डायोशियस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल मतलब मोनोशियस। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पे फ्लावर में दो वर्ल होते हैं, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। जो मेल वाला होता है उसे क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। मेल वाला होता है एंड्रोशियम, फीमेल वाला होता है गाइनोशियम। आप बोलोगे सर फिर कार्पेल और ये दूसरे नाम क्या है? तो सिंपल चीज है, देखो मेल वर्ल को क्या बोला जाता है? एंड्रोशियम। कब? जब चारों भी कंसिडर किए जाए। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये मेल वर्ल है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका हो जाएगा चौथा, ये आ जाएगा पांचवा, और ये आ जाएगा छठा। जब सबको कंसिडर करके बोले तो एंड्रोशियम, और अगर एक को ही बोले तो आ जाएगा स्टेमन। ये मेल के रिप्रोडक्टिव वर्ल के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, अब सबको कंसिडर करके अगर बोला जाए तो आएंगे क्लास में बच्चे, और एक का नाम लिया जाए कि राहुल है तो वो राहुल बोलेंगे, और सबको मिला के उसको क्या बोलेंगे? स्टूडेंट्स। उसी प्रकार से मेल वर्ल अगर सबको कंसिडर किया जाए तो एंड्रोशियम, और इंडिविजुअल मेंबर, दिस इज द इंडिविजुअल मेंबर, स्टेमन कहा जाता है। फीमेल आपका वर्ल जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल फ्लावर के अंदर, वहां पे भी गाइनोशियम, यहां पे याद रखिए सबको मिला के, और इंडिविजुअल जो मेंबर है याद रखिए उसको हम कार्पेल कहते हैं, या फिर इसको पिस्टिल भी कहा जाता है, कार्पेल या फिर पिस्टिल। चलो सर, सिंपल चीज है। हाँ, अब यहाँ पे जो स्टेमन होता है जो हमने देखा वो कैसे बनता है, और जो कार्पेल है वो कैसे बनता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा समझने के लिए, आपका ना, आपको यहाँ पे मैं बता दूं। ठीक है, चलो ये सबसे पहले बीच में है ना। चलो ये जो बीच में होता है ना, ये देखो यहाँ से, ये जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल का पार्ट है जिसे कहा जाता है कार्पेल, कार्पेल या फिर पिस्टिल, या फिर उसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। गाइनोशियम भी, कार्पेल भी, पिस्टिल भी। ठीक है, ये तीन चीजों से बनता है, याद रखिए। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज। कैसे? तो ये सबसे पहली स्टिग्मा। ठीक है, ये देखो कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। पहला स्टिग्मा, ये सबसे ऊपर का होता है जो चिपचिपा होता है। उसके बाद यहाँ पे जो बीच में है ये होती है स्टाइल, बीच में एक डंडी के जैसा है, तो ये होगी स्टाइल। और तीसरी होती है ओवरी, ये यहाँ पे नीचे, ये हो गया आपका ओवरी। ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। उससे ये कार्पेल बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल बनता है। कार्पेल मीन्स ही पिस्टिल, कार्पेल मीन्स ही गाइनोशियम। चलो ये हो गया आपका यहाँ पे पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल का। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल की, ये दो चीजों से बनता है। ये यहाँ पे जो ऊपर में है उसे कहा जाता है एंथर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप एंथर। और जो यहाँ पे एक दंडी आपको दिख रही है, दंडी, ये दंडी मतलब है फिलामेंट। तो फिलामेंट और एंथर दोनों से क्या बनता है? याद रखिए स्टेमन बनता है। और यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी से क्या बनता है? पिस्टिल बनता है। पिस्टिल को ही हम कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल को ही हम, यहाँ पे दोनों को ही हम गाइनोशियम बोल सकते हैं, और यहाँ पे स्टेमन को हम एंड्रोशियम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए आप कि यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, उसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, हाँ सर। तो याद रखिए इसके पहले जो हमने देखा था यहाँ पे कि आपका ये एंड्रोशियम समझ में आ गया आपको, गाइनोशियम भी समझ में आ गया। सर ये कैलिक्स करोला क्या है? तो याद रखिए जो फूल होता है ना, तो फूल जो है उसको नीचे से ऐसे सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोला जाता है कैलिक्स। ठीक है, ये नीचे वाला, ये ऐसे सपोर्टिव स्ट्रक्चर, ये ऐसे नीचे से है ना, ये वाला, ये हो गया कैलिक्स। और जो कोरोला होता है ना, कोरोला मतलब क्या? फ्लावर के अंदर जो पेटल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोरोला कहा जाता है, पेटल्स को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया ना, पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलो अब इसमें जो पिस्टिल है पिस्टिल मतलब समझ में आ गया ना क्या? कार्पेल, गाइनोशियम। पिस्टिल जो है वो दो चीजों से यहां पे बनेगी। अगर वो सिंगल कार्पेल से बनती है, सिंगल कार्पेल है, तो उसको एपोकार्पस फ्लावर कहा जाता है। और जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कार्पल्स होते हैं उसको सिनकार्पस फ्लावर कहा जाता है। इसका एग्जांपल याद रखिए, इसका एग्जांपल है माइकेलिया,
एपोकार्पस फ्लावर का। एपोकार्पस फ्लावर किसको कहेंगे? जिसमें एक सिंगल कार्पेल हो, सिंगल कार्पेल हो। सिंगल कार्पेल मतलब सिंगल गाइनोशियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे क्या होगा? गाइनोशियम होगा। दैट मीन्स ये फ्लावर जो है वो एपोकार्पस फ्लावर है। और जो सिन कार्पस फ्लावर है उसमें मल्टीपल कार्पेल्स होंगे। एग्जाम्पल ब्रिंजल। चलो आगे आगे हम देखेंगे। अब फ्लावर तो हमने देख लिया। अब फ्लावर में हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी देख लिए। कौन कौन से स्ट्रक्चर देख लिए? चलो मैं थोड़ा सा एक बार आपको बताता हूं कि हमने क्या देखा। सबसे पहले देखा हमने ये स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, मतलब ये हो गया आपका फीमेल का पार्ट, ठीक है। तो नाम भी दे देता हूँ, चलो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों को क्या बोला जाता है? कार्पेल बोला जाता है, या फिर इसको गाइनोशियम बोला जाता है ना। कार्पेल या फिर इसको गाइनोशियम भी बोला जा सकता है ना। चलो ये हो गया आपका मेल, सॉरी ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल। मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल यहाँ से एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया यहाँ से एंथर और फिलामेंट, है ना। अब यहाँ पे ये जो है वो एंथर, ये है फिलामेंट, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम? स्टेमन बोलते हैं या फिर एंड्रोशियम। क्लियर है कि नहीं? हाँ, बस इसमें आप देखना है हमें ये फूल के अंदर डेवलपमेंट कैसे होगी। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मतलब ही क्या हो गया आपके? पोलन ग्रेन हो गए। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, है ना। और माइक्रोस्पोर बनना मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहां पे बनेंगे? पोलन ग्रेन बनेंगे ये एंथर के ऊपर। ये यहां पे दिख रहा है ना आपको ए वाला एंथर। तो एंथर पे पोलन ग्रेन बनते हैं और ये पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाते हैं? मेल गैमेट्स को बनाते हैं। याद रखिए मेल गैमेट्स। मतलब अब तक हमने देखा कि फूल के अंदर, फूल क्या है? और फूल के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक मेल का एक फीमेल का। अब हम देखेंगे मेल का स्ट्रक्चर मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल का स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट कैसे बनाता है, और फिर आगे आगे चल के फिर वो फ्यूज कैसे होते हैं, फिर नया प्लांट कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, वो आगे चीज है। तो हम अभी देख शुरू कर रहे जा रहे हैं कि मेल के अंदर जो गैमेट्स है वो कैसे बनते हैं। याद रखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये प्रोसेस कहाँ पे होगी? एंथर के अंदर होगी। एंथर के अंदर होगी। एंथर से क्या बनाया जाएगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन आगे चल के क्या बनाएगा? मेल गैमेट। तो अब हम देखेंगे मेल गैमेट कैसे बनता है प्लांट के अंदर, फूल के अंदर, प्लांट के फूल के अंदर। उसके बाद देखेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है, ठीक है। चलो आगे। हाँ, अब देखो सिंपल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। याद रखिए माइक्रोस्पोर कैसा है? हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके अंदर है, वो हमें बनाना है। और बनाना है हमें डिप्लॉइड मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो माइक्रोस्पोर बनाना है, ठीक है। हाँ सर, माइक्रोस्पोर बनाना है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एमएमसी, एमएमसी से माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसे होगा? हेप्लॉइड, हाफ सेट। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ना वो डिप्लॉइड होती है, उसमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जितना मैं बोल रहा हूं बस उतना आप अच्छे से याद रखिए, बाकी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? जिस प्रोसेस में माइक्रोस्पोर बनता है, कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये ऐसा गोल गोल वो वाला ये स्ट्रक्चर है एंथर। क्या है वो? एंथर है। अब ये जो एंथर है ना, ये है, याद रखिए, इसको हम बोलते हैं डायथेकस। डायथेकस क्यों? इसके बाद दो लोब होते हैं। डाय मतलब याद रखिए हमेशा दो, और थेकस मतलब लोब्स, तो जिसके अंदर दो लोब्स हैं। दो लोब्स कैसे सर बताओ? ये देखो, इसको अगर ऐसे बीच में से अगर हमने कट कर दिया, ठीक है, तो दो लोब आपको देखने को मिलेंगे, ये इधर का लोब, एक उधर का लोब, ठीक है। उसके बाद ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रा मतलब चार और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोर। तो इसके अंदर कितने स्पोर होंगे? 4। स्पोर मतलब ये आपका पोलन सैक। कौन कौन से सर? ये पहला स्पोर, ये दूसरा स्पोर, ये तीसरा स्पोर, ये चौथा स्पोर, ठीक है। ये स्पोर्स मतलब ये इसको हम क्या बोलेंगे? पोलन सैक कहेंगे, ठीक है। तो 4 पोलन सैक होने के कारण इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। उसके बाद इसकी जो इमेच्योर स्टेज है किसकी? एंथर की। मतलब एंथर हम देख रहे हैं ये बाय लोब है, मतलब डायथेकस कहा जाता है इसको, डायथेकस, बाय लोब, दो लोब, दो थेकस, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोर है, 1 2 3 4। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसकी इमेच्योर स्टेज की, जब ये इमेच्योर होता है तो वो कैसे होता है? तो वो पैरेंचाइमेटस जो टिश्यू है उसका ग्रुप होता है जिसके ऊपर सिंगल लेयर की एपिडर्मिस होती है। यस, सो ग्रुप ऑफ पैरेंचाइमेटस सेल enclosed by single layer of epidermis।
मतलब अगर आपको किसी ने पूछा बताइए एग्जाम के अंदर एंथर की इमेच्योर स्टेज कैसे रिप्रेजेंट होगी, तो पैरेंचाइमेटस टिश्यू का ग्रुप, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर इपिडर्मिस, खत्म, वो हो गया आपका इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर। ठीक है, ये इमेच्योर स्टेज है। एंथर जब मैच्योर होता है तो वो डेहिसंस होता है, उसके ऊपर लेयर होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो यहां पे, ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये एंथर जो है वो एंथर के ऊपर की जो वॉल्स है वो भी हमको देखना है। यहाँ पे एंथर के ऊपर क्या देखने है, वॉल्स। तो वॉल कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, अच्छे से याद रखिए। सबसे पहले है ना, ये सबसे बाहर की जो होती है वो होती है इपिडर्मिस, ठीक है, हाँ सर। उसके बाद ये जो येलो वाली दिख रही है आपको, ये होती है एंडोथेशियम। उसके बाद ये जो होगी ये होगी मिडल लेयर, ठीक है, मिडल लेयर। और सबसे अंदर की जो होगी ये व्हाइट वाली, ये होगी टैपेटम, टैपेटम, ठीक है, हाँ सर। अगर आपको पूछा बताइए कि यहाँ पे एंथर के ऊपर सबसे बाहर की लेयर कौन सी, इपिडर्मिस, सबसे अंदर की लेयर कौन सी, टैपेटम, ठीक है। जो टैपेटम है वो अंदर की जो ले यहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन्स बनेंगे, उसको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, कौन, टैपेटम, क्योंकि वो सबसे अंदर है। और सबसे बाहर आपका इपिडर्मिस है। तो याद रखिए जो बाहर की लेयर होती है, जैसे हमारे घर के अंदर बाहर की जो वॉल होती है वो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का, वैसे ही याद रखिए इपिडर्मी जो काम करेगी वो प्रोटेक्शन का करेगी। और जो टैपेटम जो काम करेगी वो न्यूट्रिटिव मतलब न्यूट्रिशन का करेगी। तो न्यूट्रिटिव लेयर कौन सी होती है, तो याद रखिए आपको याद रखना है, दैट इज द टैपेटम, ठीक है, क्लियर, हाँ सर। आगे चल के जब ये एंथर पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, ये चारों के चारों लेयर ब्रेक हो जाएंगे और अंदर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, हाँ सर। मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या होंगे, बाहर रिलीज होंगे, पोलन ग्रेन्स, या फिर इसको हम माइक्रोस्पोर भी कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर। उसे हम बोलेंगे डेहिसंस ऑफ एंथर, एंथर ब्रेक हो जाना, डेहिसंस, ठीक है। चलो आगे आगे देखेंगे, आगे है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। मैंने आपको बोला माइक्रोस्पोर मतलब ही क्या होगा, आपका पोलन ग्रेन होगा, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये कहां पे बना, ये एंथर पे बना, आया ना, हाँ सर, एंथर पे बना ना ये, यस सर, बिल्कुल एंथर पे बना सर। अब देखो ये नॉन मोटाइल है, सबसे पहले मूवमेंट नहीं कर सकता, मतलब कि नॉन मोटाइल, पहली चीज। दूसरी चीज हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगी, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना है और इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, खत्म। हेप्लॉइड यूनिसेलुलर, हेप्लॉइड यूनिसेलुलर, सिंगल न्यूक्लियस, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, हेप्लॉइड यूनिसेलुलर, सिंगल न्यूक्लियस। नॉन मोटाइल मूवमेंट नहीं कर सकता, हेप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना और सिंगल न्यूक्लियस होगा, सिंगल सेल है तो सिंगल न्यूक्लियस, सिंपल चीज। इसके ऊपर दो लेयर्स होते हैं, उसको स्पोरोडर्म कहा जाता है। इसके ऊपर माइक्रोस्पोर के ऊपर, माइक्रोस्पोर के ऊपर, ठीक है। कहां पे बना, ये एंथर पे बना, एंथर के 4 लेयर, उसके अंदर ये बना, पोलन सैक के अंदर बना, देखे ना हमने इसके पहले पोलन सैक 4 थे, ओके सर। तो इसके ऊपर कितने लेयर होते हैं, 2, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, स्पोरोडर्म, स्पोरोडर्म। तो 2 लेयर में से एक बाहर की होती है जिसे एक्साइन कहा जाता है, एक अंदर की होती है जिसे इंटाइन कहा जाता है। एक्साइन बाहर की, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कैसे रिमेंबर करना है, कंफ्यूज अगर हो गया कि एक्साइन बाहर की है कि अंदर की है, तो यहां से ई मतलब ही एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर की, यहां पे इन मतलब इंटाइन, अंदर की। चलो अब ये कौन से केमिकल से बनती है, स्पोरोपोलेनिन से बनती है, और ये सेलुलोज और पेक्टिन नाम के केमिकल से बनती है। अब ये स्पोरोपोलेनिन की एक खास विशेषता है जिसपे सीईटी में या फिर बोर्ड में एमसीक्यू आ सकता है कि स्पोरोपोलेनिन ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नेचर इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। सिर्फ कौन इसको डिग्रेड कर सकता है कि जब पोलन ग्रेन आगे चल के जब स्टिग्मा पे जाएगा, ये स्टिग्मा पे जाता है आगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो पता होगा स्टिग्मा पे जाता है, नहीं तो आगे हम देखेंगे। तो स्टिग्मा पे जाने के बाद उसका फ्लूइड जो है, उसी स्पीसीज का फ्लूइड उसको डिग्रेड कर सकता है, वैसे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, कौन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। चलो क्लियर, हाँ। बाकी जो आपका एक्साइन है वो कुछ कुछ जगह पे थिन एरिया शो करता है, उसे हम कहते हैं जर्म पोर्स, क्या कहते हैं उसको, जर्म पोर्स कहते हैं, याद रखिए। अब देखो यहाँ पे ये आपका सिंगल न्यूक्लियस, ये आपका माइक्रोस्पोर, ये आपके अंदर की लेयर इंटाइन, ये बाहर की लेयर एक्साइन, और कुछ कुछ जगह पे ये जो है वो इसका थिकनेस कम हो रहा है ना, इसको भी बोला जाता है जर्म पोर्स, जर्म पोर्स, ये देखो जर्म पोर्स,
ठीक है, जर्म पोर्स कौन दिखाता है, हमेशा याद रखिए एक्साइन दिखाता है, इंटाइन दिखाता है क्या, नहीं, अंदर की लेयर दिखाती है क्या जर्म पोर्स, नहीं, एक्साइन बाहर की लेयर जो होती है वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है, उस जगह को हम जर्म पोर्स कहते हैं। वो थिकनेस क्यों कम होती है आगे हम देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी पोलन ग्रेन मतलब ही माइक्रोस्पोर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अगर एक मार्क के लिए आया आपको एग्जाम में, बताइए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है प्रॉपर वे के अंदर, मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप में, है ना, यस। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। आगे बढ़ते हैं आगे है आपका टीएस ऑफ एंथर। अब टीएस ऑफ एंथर मतलब क्या, अब हमने इसके पहले देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में मतलब सिर्फ देखना है हमें, ये स्ट्रक्चर है मेरा, खत्म। अब टीएस ऑफ एंथर मतलब खोल के देखना है। टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, किसी भी चीज को जब हम ऐसे काटते हैं तो इसका बनता है टीएस, किसी भी चीज को हम ऐसे जब काटते हैं तो इसका बनता है जनाब एलियस। तो काकड़ी जो होगी है ना, ककड़ी, काकड़ी बोल सकते हैं, उसका एलएस करोगे कि टीएस करोगे, आप बताओ कैसे खाओगे उसको, है ना। हमेशा हम क्या करते हैं, उसका टीएस करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, एलियस नहीं किया जाता, ट्रांसफर सेक्शन किया। चलो सर, तो एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमें अंदर के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, वो क्या होंगे, जैसे ये लेयर भी अंदर के हैं, इसलिए अंदर के मतलब ये आएगा टीएस ऑफ एंथर में। लेयर बताने होंगे तो अंदर कट करने के बाद ही दिखेंगे ना लेयर, तो ये टीएस ऑफ एंथर में आएगा लेयर, उधर इसलिए वो वहां पे नहीं थे उस पेज पे, ठीक है। चलो, तो अर्चोस्पोरियल सेल देखो, अर्चोस्पोरियल सेल होती है इसके अंदर भरी हुई, क्या होती है, अर्चोस्पोरियल सेल, यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्चोस्पोरियल सेल। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था इसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, हाँ रे भाई पोलन ग्रेन बनते हैं रे, लेकिन ये पोलन ग्रेन सिर्फ यहाँ पे होते हैं ना, पोलन सैक में होते हैं पोलन ग्रेन, पोलन सैक में ही होते हैं, लेकिन बाहर जो चीजें है ना, बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अर्चोस्पोरियल सेल से बनता है जनाब। कहां से बनता है, अर्चोस्पोरियल सेल। अब ये जो अर्चोस्पोरियल सेल है उसमें दो होते हैं, एक इनर पोरोजिनस सेल और आउटर पैराइटल सेल, ठीक है। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि आपका जो स्पोरोजिनस सेल है वो दो इसमें डिवाइड होता है, इनर आउटर, इनर आउटर, इनर आउटर। तो इनर जो होता है वो स्पोरोजिनस सेल है, आउटर जो होता है वो याद रखिए आपका प्राइमरी पैराइटल सेल है, ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब इनर स्पोरोजिनस सेल याद रखिए स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू ही आगे चल के बनाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मतलब ही आपका आ जाएगा पोलन ग्रेन, है ना, हाँ सर, पोलन ग्रेन। और जो ये प्राइमरी पैराइटल लेयर्स होती है, प्राइमरी पैराइटल सेल, ये आगे चल के एंथर के वॉल बनाती है। अब दो चीज समझ में आ गई, आर्चोस्पोरियल सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इनर स्पोरोजिनस सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल आउटर है, स्पोरोजिनस सेल अंदर है, अंदर वाली सेल माइक्रोस्पोर बनाएगी और बाहर वाली सेल उसके ऊपर के चार लेयर बनाएंगी। चार लेयर कौन कौन से होंगे, इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडलर, टैपेटम। सबसे बाहर की इपिडर्मिस, सबसे अंदर की एंडोथेशियम। क्लियर, हाँ सर, बस खत्म। अब ये हो गया आपका मैच्योर एंथर, और जब एंथर ब्रेक होता है, डेहिसेंस एंथर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे ये ऊपर के जो चारों भी लेयर है वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इपिडर्मिस के बारे में याद रखिए, चारों लेयर के बारे में एक एक चीज याद रखनी है। इपिडर्मिस प्रोटेक्टिव है, और ये कौन से सेल से बनती है, टैब्यूलर फ्लैट सेल से बनती है, यस। एंडोथेशियम सब इपिडर्मल, इपिडर्मल के अंदर सब इपिडर्मल, ठीक है। और ये कौन से सेल से बनती है, ये हमेशा याद रखिए कौन से सेल से बनेगी, तो ये बनेगी आपका रेडियली इलोंगेटेड सेल से, ये बनती है टैब्यूलर फ्लैट सेल से, ओके। उसके बाद मिडल लेयर, ये एक से दो लेयर से बनती है, और सबसे अंदर की ये न्यूट्रेटिव लेयर होती है। तो चारों भी लेयर के बारे में याद रखना है, ऊपर की होती है प्रोटेक्टिव, अंदर की होती है न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, इसके अंदर कौन बन रहा है, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहा है, उसको नरिशमेंट देगी ये, है ना। बाकी बीच में के दो जो है, एक को आपको याद रखना है, ये रेडियली इलोंगेटेड सेल से बनती है, मिडल लेयर एक से दो लेयर से बनती है, और जो इपिडर्मिस के अंदर एक और चीज याद रखनी है कि ये फ्लैट सेल से बनती है, फ्लैट सेल और प्रोटेक्टिव। तो ये चारों भी लेयर के बारे में एक एक चीज अच्छे से याद रखिए। देखो एग्जाम में इसको ही आप थियरी करके लिखोगे ना, तो आउट ऑफ मार्क्स ना मिलेंगे ही मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे ठीक है। तो आर्चोस्पोरियल सेल से ये बात शुरू हुई, पैराइटल सेल, स्पोरोजिनस सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर पैराइटल सेल। पैराइटल है ये, इसको प्राइमरी वर्ड ऐड कर दिया है बस। चलो चलो अब देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब यहां तक हमने क्या देखा, देखो बहुत सिंपल है यार, मजा लो आप, पढ़ाई इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो यार, मजा लो। हमने देखा था सबसे पहले, है ना, सबसे इसके भी पहले हमने देखा था फ्लावर,
फूल देखा, फूल में फिर हमने मेल पार्ट की तरफ हम बढ़े, हमने देखा एंथर, ठीक है, मेल पार्ट की तरफ बढ़े, हमने एंथर देखा। एंथर के बाद हमने देखा माइक्रोस्पोर, उसका स्ट्रक्चर है ना, माइक्रो, एक जस्ट मिनट, यहाँ पे होंगे माइक्रो, ठीक है, माइक्रोस्पोर देखा कि नहीं। अब माइक्रोस्पोर से देखेंगे हम मेल गैमेट कैसे बनता है, के बाद फिर हम फीमेल गैमेट की तरफ बढ़ेंगे। देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर, उससे आगे चल के मेल गैमेट कैसे बनेंगे, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब देखो इसमें पोलन ग्रेन में याद रखिए माइटोसिस होता है, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस हो गया मतलब एक के दो सेल बनते हैं, याद रखिए हमेशा जब माइटोसिस होता है, जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसमें माइटोसिस हो गया, दो सेल बन गए, ऊपर वाली सेल एक, नीचे वाली सेल एक। जो ऊपर वाली सेल होगी वो बिगर होगी, बिगर, बिगर और नेक, नेक मतलब क्या, ओपन, ओपन। सो बिगर और ओपन कौन सी होगी, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी है स्मॉल एंड थिन कौन सी होगी, जनरेटिव सेल। मतलब पोलन ग्रेन में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होके दो सेल बने, एक बिगर वेजिटेटिव सेल बिगर, जनरेटिव सेल छोटी, बिगर जो सेल है वो नेक है, ओपन है, और जो छोटी सेल है वो थीन है। ये हो गया पहला माइटोसिस। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमेशा याद रखिए कि जो आपका माइक्रोस्पोर है उससे जो मेल गैमेटोफाइट बनता है उसमें दो बार माइटोसिस होता है, बात खत्म, दो बार माइटोसिस होके ये बनता है। कितनी बार माइटोसिस होगा, दो बार माइटोसिस। तो पहले में आपको पता है पोलन ग्रेन में फर्स्ट माइटोसिस हो गया, दो सेल बन गए। उसके बाद दूसरा जो माइटोसिस है वो सिर्फ जनरेटिव सेल के रिलेटेड होता है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का भी हमको कोई काम नहीं। दूसरा माइटोसिस जनरेटिव सेल में होगा। तो जनरेटिव सेल में याद रखिए सेकंड माइटोसिस जब होगा तो उससे दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट मिलेंगे। नॉन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल था। आगे चल के ये जो येलो वाली है ये हो गया आपकी जनरेटिव सेल, शॉर्टकट में जीसी लिख रहा हूँ। तो ये जनरेटिव सेल में देखो यहाँ पे सेकंड माइटोसिस हो गया। तो यहाँ पे पहला माइटोसिस जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट माइटोसिस, और यहाँ पे जो है वो सेकंड माइटोसिस हुआ है ना। हाँ सर, तो जो दो सेल बन गए यहाँ पे ये। और जहाँ पे हमने पहले देखा था कि एग्जाइम जो है वो क्या करती है कि जर्म पोर्स दिखाती है। जर्म पोर्स मतलब क्या, कि वो बाहर जो है ऐसी थिन होती है, किसी किसी जगह पे मैंने बोला था ना आपको थिन होती है। तो वो थिन क्यों होती है पता है क्या, क्योंकि आगे चल के वहां से पोलन ट्यूब निकलता है, पोलन ट्यूब। तो ये जो येलो येलो बाहर निकला है ना, सॉरी ग्रीन वाला तो वो क्या है, ये है पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब कहाँ पे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, नीचे क्यों जा रहा है वो भी बताता हूँ। पोलन ग्रेन से ये छोटी सी जगह जो होती है यहाँ पे, इस जगह को क्या बोला जाता है, जर्म पोर्स, जहाँ पे थिकनेस कम होती है। जो ऊपर की लेयर कौन सी होती है, एक्साइन। तो एक्साइन की थिकनेस जहाँ पे कम होती है वो जर्म पोर्स है। और वो जर्म पोर्स अभी आपको समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से पोलन ट्यूब नीचे जा रही है, पोलन ट्यूब नीचे जा रही है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, दो मेल गैमेट है और उसका न्यूक्लियस है। क्योंकि ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस भी था ना, ये ऊपर देखो आप, पोलन ट्यूब किससे बनी है, माइक्रोस्पोर से बनी है। तो माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस भी था और दो मेल गैमेट भी बने। तो ये हो गया आपका ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि ये पोलन ट्यूब का न्यूक्लियस है इसलिए अब ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये कहाँ पे जा रहा है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो आप। सर वो जा कहाँ पे रहे है ना, यस। आपको पता है कोई अगर क्लास में एक लड़का है वो अगर गायब है और लड़की भी गायब है तो आपको पता लग जाता है वो लड़का कहाँ पे गया है ना। बस उसी तरीके से याद रखिए ये जो सारी चीजें होती है ना, ये कहाँ पे होती है, ये जो सारी चीजें हो रही है ये स्टिग्मा पे होती है ना। सर कैसे, सर देखो सिंपल चीज है। यहाँ पे हमने देखा था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंथर फिलामेंट है ना, यस सर। तो ये यहाँ पे जो एंथर है इसके ऊपर जब डेवलपमेंट होती है उसके बाद जाके ना ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाता है। यहाँ पे क्या गया, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन जब यहाँ पे जाता है ना स्टिग्मा पे, तभी उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट याद रखिए हमेशा स्टिग्मा पे ही जाके स्टार्ट होगा, स्टिग्मा पे। और स्टिग्मा पे वो गया है और वहां पे वो नीचे क्यों पोलन ट्यूब आ रही है, क्योंकि नीचे क्या है, ओवरी, ओवरी है और वो ओवरी में फीमेल गैमेटोफाइट होता है। उसको हम देखेंगे अभी फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, क्या सारी चीजें। तो इसीलिए ये पोलन ट्यूब जो है वो नीचे जा रही है ना, और उसके अंदर जा रहे हैं दो चीज, जय और वीरू, दो मेल गैमेट, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एंथर है ये एंथर से पोलन ग्रेन जाएंगे स्टिग्मा पे, स्टिग्मा पे जाने के बाद वहां पे डेवलपमेंट शुरू होगी और वहां पे डेवलपमेंट शुरू होने के कारण पोलन ट्यूब नीचे जा रही है। अंडरस्टैंड, यस सर।
चलो अब हम देखेंगे, अब हमने देखा मेल के अंदर फ्लावर, फ्लावर के अंदर एंथर, एंथर के अंदर टीएस, टीएस के अंदर उसका एंथर के बाद उसका पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर हमने देखा मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, मतलब मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये हो गया पूरा मेल का पार्ट। अब हम देखेंगे फीमेल के पार्ट की तरफ। चलो फीमेल के पार्ट की तरफ चलो। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? उस प्रोसेस को बोलेंगे हम मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब जिसमें क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। तो जिस प्रोसेस के अंदर याद रखिए मेगास्पोर बनता है, ठीक है, ये मेगास्पोर बनता है। कैसे, कहां से बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। मतलब यहां पर भी एमएमसी से क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। वहां पे भी एमएमसी था ना, लेकिन वो माइक्रोस्पोर मदर सेल था, ये मेगास्पोर मदर सेल है जिससे मेगास्पोर बनता है, उसे हम बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको समझनी है और वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये ओव्यूल समझना बहुत जरूरी है। ओव्यूल कहाँ पे होता है वो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओव्यूल ही तो समझना है हमें। देखो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ना, ये याद रखिए, ये होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल है जो कि आपका फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है ना, ये ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल, ठीक है। चलो अब देखो ओव्यूल जो है वो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो होता है वो एनाट्रोपस होता है। देखो ओव्यूल के ना बहुत सारे टाइप है, लेकिन एनाट्रोपस ही कॉमन क्यों है एंजियोस्पर्म्स के अंदर? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। आपको बोर्ड में आ सकता है एमसीक्यू। और एनाट्रोपस ओव्यूल की क्या खास बात होती है कि ये ना, इसका जो माइक्रोपाइल है वो नीचे की डायरेक्शन में होता है, नीचे की डायरेक्शन में। ये माइक्रोपाइल है, ये नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोला जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर ये ऊपर होता तो हेमी एनाट्रोपस को बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब इसके एक डायग्राम को हम अच्छे से समझते हैं, है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सारी चीजें हैं, डायग्राम कैसे है, ये कैसे बनी है। चलो इसके बाद एक बार देख लेते हैं, बाद में क्या आगे। चलो ये थोड़ा अलग विषय। ओके ओके। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा एक एक पार्ट समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो अब ये देखो, ये जो नाम है ना वो आपको बार बार जब आप रीड करोगे लिखोगे तभी याद रहेंगे। सबसे अंदर की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे सबसे अंदर ना इस पार्ट को कहा जाता है, ये सबसे अंदर का जो पार्ट है ये एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में याद रखिए ऊपर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। वो कैसे बनते हैं आगे हम देखेंगे, टेंशन मत लो आप। ये 3 इसको बोला जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल्स, तो एंटीपोडल सेल। ओके। बीच में जो होता है ना, बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये देखो ये जो है ना येलो वाला दिख रहा है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। और उसके अंदर जो है नीचे नीचे वाली साइड पे ये एक होता है एग, और उसके बाजू में 2 होते हैं सिनर्जिड्स। तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ। अब ये एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर ये मिडल में आ गया। इसके बाहर जो होता है ना वो एक टिश्यू होता है, उसको बोला जाता है, यहाँ पे याद रखिए, न्यूसेलस। क्या बोला जाता है उसको? न्यूसेलस। ये बाहर वाला ये जो टिश्यू है ना ये, यस, ये हो गया आपका न्यूसेलस, ठीक है। अब न्यूसेलस के बाहर 2 कवरिंग होती है, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग हम जिसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग। मतलब ये हो गया एम्ब्रियो सैक, उसके बाद ये हो गया आपका ये न्यूसेलस, और न्यूसेलस के ऊपर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक और ये दूसरी, यहाँ पे एक और ये है दूसरी। तो अंदर वाली को क्या बोलेंगे? इनर इंटीग्यूमेंट, और बाहर वाली को बोलेंगे आउटर इंटीग्यूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। लिखूं क्या मैं यहाँ पे? लिखूं क्या? लिखूं? ठीक है चलो लिख देता हूँ। ये जो बाहर वाली है ना ये हो गई आउटर इंटीग्यूमेंट, और जो अंदर वाली है ना ये, वो हो गई इनर इंटीग्यूमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, और बाद में फिर कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं, क्या है? तो सिंपल चीज है सर। बाकी जो पार्ट है वो यहाँ पे ऐसा आ रहा है इधर से, और इधर जाके ये एम्ब्रियो सैक, ये जो अपना प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा के साथ ज्वाइन होके जा रहा है, बस। तो बाकी वाला जो पार्ट है वो भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो पार्ट होता है जहां पे ये स्टार्क लाइक जैसे, स्टार्क लाइक, इसको फ्यूनिकल कहा जाता है। ये गन्ने के जैसा है ना, यस सर, इसको बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक है। उसके ऊपर ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये ओव्यूल की बॉडी है,
तो फ्यूनिकल ओव्यूल के जिस जगह पे अटैच होता है, मतलब ये ओव्यूल की बॉडी और ये नीचे का फ्यूनिकल, ये दोनों जिस जगह पे अटैच होते हैं उसको बोला जाता है हिलम। हिलम क्या बोलते हैं उसको? हिलम बोलते हैं। और जिसमें ये जुड़ रहा है, ये नीचे वाला, ये क्या है? प्लेसेंटा। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। किसका? ओव्यूल का। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर? हाँ सर, सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक है सर, इसमें एंटीपोडल सेल, ये बीच का सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो आगे देखेंगे, टेंशन मत लो आप। उसके ऊपर ये न्यूसेलस है, ये देखो ये न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर दो प्रोटेक्टिव लेयरिंग, आउटर, ये आउटर और ये इनर, और उसके बाद आगे चल के ये फ्यूनिकल है, दंडा, जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जोड़ता है, दंडा फ्यूनिकल। तो ये जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल की जिस जगह पे अटैच होता है उसे हिलम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हिलम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर, तो यही है आगे चल के, ये आपको दिख रहा है माइक्रोपाइल। अब इसमें दो डायरेक्शन होते हैं, याद रखिए हमेशा। एक माइक्रोपाइल होता है नीचे वाला, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो चलाजल साइड होता है। ये यहाँ पे देखो, ये दो जो मैं आपको राउंड कर रहा हूँ ना, ये चलाजल साइड ऊपर का, माइक्रोपाइल साइड नीचे का। और हमेशा याद रखिए एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें जो माइक्रोपाइल होता है वो नीचे के डायरेक्शन में डाउनवर्ड होता है, इसलिए उसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। आगे आगे देखो, यही है आपको कि ये जो ओव्यूल होता है वो सेंट्रल बीच में का जो है वो पैरेंचाइमेटस टिश्यू से ये बनता है। ठीक है, यस सर। उसके बाहर देखो आप, इसको हम क्या बोलेंगे? पैरेंचाइमेटस सेंट्रल टिश्यू को न्यूसेलस, मैंने आपको बोला था न्यूसेलस। उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स एक आउटर वाली, बाहर वाली, इनर वाली, वही चीजें हैं। उसके बाद माइक्रोपाइल है, नीचे वाली डायरेक्शन में जो होता है ऐसा ना, ये वाली नीचे वाली डायरेक्शन, ये माइक्रोपाइल है। उसके अपोजिट डायरेक्शन चराजल साइड है। ठीक है, बस वही है। बाकी एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक मतलब ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट जो सबसे अंदर में होता है। ठीक है, वही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओवल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और वो न्यूसेलस में एम्बेडेड होता है। न्यूसेलस आपको पता है, उसके अंदर वो छुपा हुआ होता है, वो चीज हम देखेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे अभी आपको ये पता चल गया कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या है, और ये जो बीच वाला है इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इसको ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट मतलब कैसे बनेंगी, एग और वो सारी चीजें, वो हम देखेंगे। उसके पहले फ्लावर के दो टाइप है, एक एपोकार्पस, सिनकार्पस। ठीक है, फ्लावर विद मेनी फ्री कार्पल, माइकेलिया, ये ऑलरेडी हमने देख लिया पहले ही। चलो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या? क्योंकि हमने ओव्यूल पढ़ा है, ओव्यूल से आपको याद रखना है एग जो है प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे बनता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब जैसे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो हमने देखा था ना ऊपर एंटीपोडल सेल है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे अभी। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहली, अब ये जो है ना वो इसको हम इसको, ये थ्योरी है, ये आप अच्छे से देख सकते हो। यही थ्योरी को मैं यहां से समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, वही थ्योरी को यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो आप, चलो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कहाँ से लिया है सर हमने? देखो ये है ना, ये यहाँ से लिया है, ये न्यूसेलस, ये सबसे पहले अंदर एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, ये इनर इंटीग्यूमेंट, यहाँ से इनर इंटीग्यूमेंट, ये आउटर इंटीग्यूमेंट आई, ये भी यहाँ इंटीग्यूमेंट आई, और प्लेसेंटा से जुड़ निकल के साथ ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, अंदर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वही तो है एम्ब्रियो सैक, यही है। अब यहाँ पे जो है वो एमएमसी है, लेकिन ये एमएमसी कौन सा है? माइक्रो मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर नहीं है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल। अब ये मेगास्पोर मदर सेल याद रखिए, ये होती है, इसमें होता है मियोसिस। और हमेशा याद रखिए कि जो माइटोसिस होता है जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल बनेंगे, और जो मियोसिस है, मियोसिस, उसमें याद रखिए हमेशा से एक सेल से पहले दो सेल बनते हैं और उसके बाद दूसरा डिवीजन होके दो से चार सेल बनते हैं। तो यहाँ पे माइटोसिस में दो सेल बनेंगे एक के, मियोसिस में चार सेल बनेंगे, क्योंकि डिवीजन दो बार होगा। तो यहाँ पे मियोसिस हो गया इस पे, तो कितने सेल बनेंगे? चार, 1 2 3 4। तो लीनियर टेट्राइड इसको कहते हैं, लीनियर टेट्राइड, एक लाइन में, टेट्राइड मतलब चार। तो इसमें आगे चल के ये जो है ना, ये होती है फर्स्ट सेल, इसको बोला जाता है मेगास्पोर। इसके पहले जो था वो क्या था? मेगास्पोर मदर सेल था। ये जो है, ये हमने क्या था, ये अपना मेगास्पोर मदर सेल था कि नहीं? हाँ सर, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होके क्या बना? मेगास्पोर।
पहले ये 4 सेल बने, उसके बाद ऊपर के जो 3 है वो डीजेनरेट हो गए, मतलब उसने उनका फंक्शन करना स्टॉप कर दिया और नीचे की ग्रोथ हो गई, तो वो होता है मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर आगे आया, इसमें हुआ माइटोसिस। तो माइटोसिस जब होता है तो एक सेल के कितने सेल बनते हैं? 2 सेल। तो पहला माइटोसिस हुआ, एक सेल के 2 सेल बन गए। ये क्या था, क्या है ये मेगास्पोर है। उसके बाद इसमें दूसरा माइटोसिस हुआ, 2 सेल के 4 सेल बन गए। तीसरा माइटोसिस हुआ, 4 सेल के कितने सेल बनेंगे? 8 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेल बन गए सपोज। अब ये 8 सेल में याद रखिए, ऊपर 3 चले गए, नीचे 3 चले गए, बीच में 2 रह गए। 3 और 3 6 और 2 8 सेल बनेगी नहीं बने? हाँ सर। अब इसमें याद रखिए, ऊपर में जो 3 चले गए इसको बोला जाता है फिर एंटीपोडल सेल। बीच में 2 सेल से एक न्यूक्लियस बना है, 2 सेल का एक सेल बन गया है। तो याद रखिए, हमेशा से मैं आपको बताता हूं, ऊपर के तीनों सेल को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। ठीक है, एंटीपोडल सेल। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो होता है ये मिडल में, उसको बोला जाता है एग। और जो साइड के 2 होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों को ही बोला जाता है सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे? दोनों को सिनर्जिड्स बोलेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में, मतलब बीच में ये 2 सेल से जो बना है बीच में, इसको बोला जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसी को ही बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें कि हमने देखा ओव्यूल से। ठीक है, ये क्या है? ये ओव्यूल था ना ये? हाँ सर, ये एम्ब्रियो सैक था सर, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक किसका पार्ट है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का पार्ट है एम्ब्रियो सैक। उससे क्या बना? उससे बना ये एम्ब्रियो सैक। इसको बोला जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कैसे? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहां पे कितने सेल है? 7, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, मतलब और ये बीच में का एक 7वां, 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियस 8 है। क्यों? क्योंकि बीच में 2 सेल से एक सेल बना है, इसलिए वहां पे एक ही सेल है लेकिन न्यूक्लियस 2 है ना, इसलिए 6 सेल। और ये बीच वाली 7 सेल और न्यूक्लियस कितने? 8। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं हम। तो याद रखिए हमेशा से, एम्ब्रियो सैक मतलब ही 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो आपको पूछा जाता है कि बताइए आपका ये जो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है, इसमें कितने डिवीजन लगते हैं? तो हमेशा से याद रखिए 1 मियोसिस और 3 बार। कितने बार? 3 बार हो गया माइटोसिस। 1 मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होके फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। और मेल गैमेटोफाइट जो है वो 1 बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस होके बनता है। ठीक है, हमेशा से याद रखिए। अब आप बोलोगे सर हमने तो 2 माइटोसिस ही देखा था, 1 मियोसिस कब होता है? तो उसके पहले, मतलब जबकि यहाँ पे याद रखिए माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल वहाँ पे जो बनता है वो 1 मियोसिस होके बनता है, और उसके आगे का फिर हमने 2 माइटोसिस देखा था। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या मिला हमें? एम्ब्रियो सैक, जिसको 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। किससे मिला? मेगास्पोर मदर सेल से। तो मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक मिलने की प्रोसेस ही मेगास्पोरोजेनेसिस हो गई है। चलो आगे, अब दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे से हमने समझ में आ गए। मतलब कि देखो ना, कितना हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट शुरू किया था, उसमें हमने मेल का पार्ट देखा, उसके बाद फीमेल का पार्ट देखा। तो मेल का पार्ट देखा तो डिटेल में एक एक पार्ट देखते गए और मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है वो देखा। उसके बाद हमने फीमेल के पार्ट शुरू किए, फीमेल के पार्ट देखते गए, फीमेल वर्ल, और आगे चल के देखा फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। अब दोनों गैमेट बन गए, अब है दोनों का मिलन होने की बारी, दैट इज द पॉलिनेशन। मतलब जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि जिसको डायग्राम समझ में नहीं आई ये फ्लावर की, उसको ये चैप्टर ही नहीं समझ में आ गया, सब कुछ इस डायग्राम के ऊपर है। हाँ सर, तो पोलिनेशन अगर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? इस प्रोसेस में एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गए, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, तो इसलिए ये नॉन मोटाइल है, खुद के खुद नहीं जा सकते, तो इसको मिलाने वाला चाहिए ना। जैसे आपको पता है क्लास में 2 बच्चे होते हैं जो एक दूसरे को लाइक करते हैं लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, तो उनको मिलाने वाला बीच में होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। बस वैसे ही यहाँ पे ये दोनों नॉन मोटाइल है, याद रखिए। और इसको मिलाने वाले जो है वो होते हैं एजेंट लोग, है ना।
हाँ सर, एजेंट लोग होते हैं। तो यहाँ पे देखो पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखो, 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आया तो क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जा रहा है कहां से कहा, एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है। ठीक है, चलो अब इसके 3 टाइप है पॉलिनेशन के। कितने टाइप है पॉलिनेशन के? 3 टाइप है। एग्जाम में अगर आपको आया एक्सप्लेन पॉलिनेशन विद देयर टाइप्स 2 मार्क के लिए, तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन उसके 3 टाइप। पहला है ऑटोगैमी, जब एक ही फूल के ऊपर पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब जेनोगैमी हम उसको कहते हैं, जिसमें 2 फूल इन्वॉल्व होते हैं, वो हो गया आपका जेनोगैमी। और जीटेनोगैमी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ अ सेम प्लांट। देखो एक एक डायग्राम बनाता हूं अच्छे से समझ में आ गया आपको। देखो सबसे पहला है ऑटोगैमी। ठीक है, चलो इधर ही बनाता हूं मैं ऑटोगैमी की डायग्राम। तो सिंपल चीज है, यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होगा, यहाँ पे होगा आपका एंथर, एंथर और फिलामेंट, यहाँ से पोलन ग्रेन गया इधर तक, ये हो गया ऑटोगैमी। एक ही फूल एक ही प्लांट, खत्म विषय, एक ही स्पीसीज का एक ही फूल एक ही प्लांट, उसमें हो गया ऑटोगैमी। पोलिनेशन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, तभी तो वो एक ही फूल के ऊपर हो पाएगा ना, जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो पोलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि एक ही फूल के ऊपर हुआ है, एक ही फ्लावर के जीन उसके अंदर आके नई प्लांट बनाया, तो वो एक जैसा ही होगा। इसका एग्जांपल याद रखिए, पी दैट इज पिजम सटाइवम एंड क्लिटोरिया, ये हो गया आपका सेल्फ पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। जैसे ऑटो मोड होता है ना गेम के अंदर, खुद के खुद चलता है, वैसे ही ये सेल्फ पोलिनेशन, खुद के खुद मतलब अपने अपने फ्लावर पे ही होने वाला पोलिनेशन। चलो दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे दूसरा जो चीज है वो ऐसे हो सकता है कि प्लांट एक ही है। ठीक है, चलो ये प्लांट यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे फ्लावर 2 है, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, ये स्टिग्मा स्टाइल हो रही है यहाँ पे, ये दूसरा फ्लावर मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो क्या हुआ, इस फ्लावर के एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, लेकिन प्लांट एक ही है, तो उसको बोलेंगे जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू, देखो, टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट क्या होगा, प्लांट क्या होगा, सेम प्लांट होगा। ठीक है, नो जेनेटिक वेरिएशन, इधर भी वेरिएशन आएगा क्या, नहीं, क्योंकि एक ही प्लांट के एक ही फूल के ऊपर ट्रांसफर वो हो रहे हैं पोलन ग्रेन, है ना। इसका एग्जांपल याद रखिए, कुकुरबिटा मैक्सिमा दैट इज पंपकिन। अब तीसरा है जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या है, फिर से डायग्राम निकालते हैं, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप चीज। ठीक है, ये हो गया आपके डायग्राम, है ना हाँ सर, ये एक प्लांट, ये हो गया आपका दूसरा प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो पोलन ग्रेन, यहाँ पे हमने डायग्राम निकाली। ठीक है, और दूसरी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये दूसरा फ्लावर। ठीक है, हाँ सर, तो यहाँ पे चीजें समझ में आ रही है आपको कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ 2 डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी 2 है, फूल भी 2 है, उनके बीच में होने वाला पोलिनेशन मतलब ही जेनोगैमी, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन मतलब ही जेनोगैमी। और ये आउटब्रीडिंग है। आउटब्रीडिंग मतलब क्या कि इसमें ना, इसमें इसमें पोलिनेशन होके जो नया प्लांट बनेगा उसमें वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा मतलब क्या, अलग चीजें होगी, नई चीजें होगी, उनके अंदर वेरिएशन होगा, तो इसलिए उसको आउटब्रीडिंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एग्जांपल देखो, अनियन। ठीक है, हाँ सर, तो पॉलिनेशन के कितने टाइप है, 3 टाइप है, ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जेनोगैमी। ऑटोगैमी को ही सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं और जेनोगैमी को ही क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर पूछा गया आपको, ऑटोगैमी एक ही फूल एक ही प्लांट पे होने वाला, जीटेनोगैमी एक ही प्लांट के 2 फूल के अंदर होने वाला, और जेनोगैमी 2 फ्लावर 2 प्लांट के उनके बीच में होने वाला। ये 2 प्लांट 2 फ्लावर के, 2 फ्लावर 2 प्लांट के, उसके बीच में होने वाला पॉलिनेशन, दैट इज दी आपका आ जाएगा जेनोगैमी। अगर आपको मैंने सवाल पूछा ऑटोगैमी, जीटेनोगैमी, जेनोगैमी, ये तीनों में से वेरिएशन किसके अंदर आएगा, मतलब नया प्लांट जो बनेगा उसमें नई चीजें आएंगी, तो कौन से पॉलिनेशन में आएगी, तो जेनोगैमी में आएगी, क्योंकि 2 अलग अलग जो प्लांट है उसके ऊपर के फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिटेल्स चीजें समझो यार, रट्टा मत मारो, क्योंकि तभी एमसीक्यू, तभी थियरी अच्छे से सॉल्व हो पाएगा और अच्छे से आप आंसर्स लिख पाओगे एग्जाम के अंदर। चलो आगे देखो, एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, मतलब पॉलिनेशन करवाने वाले एजेंट को हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अबायोटिक एजेंट और उसके बाद जो है वो आगे होता है आपका बायोटिक एजेंट। देखो अबायोटिक मतलब क्या, सिंपल चीज है, अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग एजेंट है, नॉन लिविंग
एजेंट, ठीक है। हाँ सर, तो अभी आपको चीजें समझ में आ गई कि पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, ठीक है, और आपका जो ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, वो भी मूवमेंट नहीं कर सकता, मोशन नहीं कर सकता, तो इनको मिलाने वाले चाहिए ना, तो इनको बोला जाता है पोलिनेशन एजेंट। पोलिनेशन एजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है अबायोटिक वाला। अबायोटिक में याद रखिए एनिमोफिली कहते हैं प्रोसेस को, एनिमोफिली जिसमें हवा से पोलिनेशन होता है, और हाइड्रोफिली जिसमें वाटर से पोलिनेशन होता है। सो एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली दीज आर दी अबायोटिक पोलिनेशन एजेंट इन प्लांट्स। अबायोटिक है, नॉन लिविंग है, हवा जिंदा थोड़ी होती है, वाटर जिंदा थोड़ी है, दीज आर दी फिजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, नॉन लिविंग है, खत्म, ठीक है। तो सिंपल चीज है भाई, एनिमोफिली किसको कहोगे आप? जिस प्रोसेस में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे एंथर टू स्टिग्मा, किसकी मदद से? हवा की मदद से, एनिमोफिली। जिस प्रोसेस में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, किसकी मदद से? पानी की मदद से, हाइड्रोफिली। हाँ, सिंपल चीज है। लेकिन याद रखिए जो प्लांट के अंदर एनिमोफिली होता है वो प्लांट भी उसको सपोर्ट करता है कि मेरी अंदर ना फ्लावर जो है उसके अंदर से पोलन ग्रेन हवा से जाने वाले, तो मैं क्या करूंगा, फुल मैं लाइट वेट पोलन ग्रेन बनाऊंगा, पोलन ग्रेन हल्के वाले, मैं ज्यादा पोलन ग्रेन बनाऊंगा क्योंकि हवा से ज्यादा इधर उधर भी गिर सकते हैं पोलन ग्रेन। तो उस तरीके के एडेप्टेशंस उस फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे, उसको हम कहते हैं वाइंड पोलिनेशन के अंदर एडेप्टेशंस कौन कौन से होंगे फ्लावर के अंदर, ठीक है। बाकी ये आपका वाइंड मतलब हवा से पोलिनेशन होना, मतलब एनिमोफिली प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। और जिस प्लांट में होता है उस प्लांट को क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस प्लांट, एनिमोफिलस प्लांट, खत्म। तो यहां पे इसका एग्जांपल देखो, व्हीट, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली, ओट्स। व्हीट, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली, ओट। व्हीट, राइस, कॉर्न, रे, बार्ली, ओट, सिंपल चीज है। तो ये इसका एग्जांपल। यहाँ पे वेलिस्नेरिया और जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, सेरेटोफाइलम, these are the example of हाइड्रोफिलस फ्लावर, हाइड्रोफिलस प्लांट, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ एडेप्टेशंस है, मतलब वो फ्लावर स्मॉल होगा, डल कलर का होगा, क्योंकि हवा को कलर चाहिए क्या? हवा, जैसे इंसेक्ट से अगर पोलिनेशन हो तो उसको इंसेक्ट कलर देख सकता है, तो वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे वैसे एडेप्टेशंस है आपको देखने हैं, जैसे कि नेक्टर, इसमें नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, मध नहीं चाहिए, सेंट नहीं चाहिए, ड्राई पोलन ग्रेन चाहिए, लाइट वेट चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फिदरी। फिदरी मतलब क्या? उसको ऐसा, मतलब इस तरीके से फिदरी बाहर निकला हुआ, मतलब वो कैच कर सके इजीली पोलन ग्रेन को। बस वही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वर्सेटाइल एंथर, एंथर बाहर होना चाहिए ताकि हवा उसको लग सके, वो सारी चीजें। बाकी आप हाइड्रोफिली के अंदर अगर एडेप्टेशंस देखेंगे तो ये जो फ्लावर है वो स्मॉल होना चाहिए, इन कॉन्स्पिकस, मतलब क्या कि जो अपना ये फ्लावर है वो पानी से खराब नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। उसके बाद जो उसके पार्ट है, फ्लोरल पार्ट मतलब प्लांट के, वो अनवेटेबल होना चाहिए, फूल के। अनवेटेबल मतलब जो गीले ना हो सके, क्योंकि उसके ऊपर याद रखिए प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज उसके ऊपर होता है जिससे वो अनवेटेबल हो जाते हैं। यहाँ पे फ्लावर में नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं, फ्रेग्रेंस की कोई आवश्यकता नहीं, नेक्टर फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों भी इसमें, क्योंकि ये अबायोटिक एजेंट है। चलो, अब हाइड्रोफिली जो है इसमें और दो टाइप है, वो समझिए आप। हाइड्रोफिली में दो टाइप है, एक है हाइपोहाइड्रोफिली, नाम में देखो हाइपोहाइड्रोफिली, यहाँ पे ईपी हाइड्रोफिली, मतलब क्या? सिंपल चीज है, पानी में होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है, ये हमने देखा, पानी में होने वाला पॉलिनेशन, मतलब क्या बोलेंगे उसको? पानी में होने वाला पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली। लेकिन पानी में दो है, एक है नीचे होने वाला, मतलब पानी के नीचे, और पानी के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, बस वही है कि पानी में होने वाला पॉलिनेशन हाइड्रोफिली, पानी के ऊपर वाले लेयर के अंदर होने वाला मतलब ईपी हाइड्रोफिली। द पोलन ग्रेन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पोलन ग्रेन वाटर के सरफेस पे फ्लोट होगी, ये देखो पानी के ऊपर के लेयर में होने वाला मतलब ईपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल याद रखिए इसका, वेलिस्नेरिया, ये यहाँ पे सीईटी में बोर्ड में आएगा बिल्कुल। तो वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली, और जो जोस्टेरा है इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली, जहां पे पोलिनेशन होगा वाटर लेवल के अंदर, पानी के अंदर होने वाला पोलिनेशन, दैट इज द जोस्टेरा इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली। हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर, वाटर से वो हेवियर है, तभी तो वो पानी के अंदर डूब पा रहे हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसे प्लांट के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोफिली होता है, लेकिन कौन सा हाइड्रोफिली? हाइपोहाइड्रोफिली, उसमें जो पोलन ग्रेन है वो लाइटर होते हैं या फिर हेवियर होते हैं? वो हल्के होते हैं या फिर भारी होते हैं? तो भारी होते हैं, क्योंकि भारी इसके कारण है क्योंकि उसको अंदर जाना है ना, पानी के अंदर पोलिनेशन हो रहा है ना वो। हाँ सर, तो वो जोस्टेरा, सी ग्रास जिसको कहा जाता है। और वेलिस्नेरिया के अंदर याद रखिए जो पोलन ग्रेन है वो लाइट वेट होने चाहिए, मतलब जो ग्रेविटी है पोलन ग्रेन की
इज इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, वाटर की ग्रेविटी और पोलन ग्रेन की ग्रेविटी एक जैसे अगर होगी तो वो लेयर पे आएंगे, ऊपर वाले सरफेस पे, तो वहां पे होने वाला पॉलिनेशन मतलब ये हो गया आपका ईपी हाइड्रोफिली। समझ में आ गया? हाइड्रोफिली पानी में होने वाला, हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर होने वाला, और ईपी हाइड्रोफिली पानी के लेयर के ऊपर होने वाला। सिंपल चीज है यार, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूं आपको। तो अब हमें लगता है कि जो प्लांट पानी में है उनके अंदर पानी से पोलिनेशन होता है, ऐसा हमको सोचते हैं हम, अरे जो प्लांट पानी में है उनके अंदर पानी से ही पोलिनेशन होता होगा। ऐसा नहीं है। देखो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो पानी में होते हैं लेकिन उसमें एनेमोफिलस होता है। एनेमोफिलस मतलब क्या? एनेमोफिली, हवा से, एयर से होने वाला पोलिनेशन। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक है जिसमें एंटेमोफिली होता है। एंटेमोफिली मतलब क्या? तो इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब कौन से प्लांट है ये, उसका एग्जांपल याद रखिए आप, पोटामोगोटान एंड हेलोगैरिस। ये ऐसे एक्वेटिक प्लांट है जिनमें हवा से पोलिनेशन होता है, पानी में ही रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट मतलब क्या? पानी में रहने वाले, बट हवा से पोलिनेशन होता है। यहाँ पे और कुछ एक्वेटिक प्लांट देखो, एक्वेटिक प्लांट जिसमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। कौन से होते हैं? लोटस, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली। तो यहाँ पे ये पानी में तो है लेकिन इसमें इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करो इसको। सीईटी में, बोर्ड में 100% इस पे सवाल आएगा इस साल तो। चलो आगे आगे है बायोटिक एजेंट। ठीक है इसके पहले हमने क्या देखा? अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट में क्या देखा हमने देखा एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। और हाइड्रोफिली में दो टाइप देखे हमने, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। डन डन डन। चलो आगे देखेंगे बायोटिक एजेंट। देखो जो अबायोटिक होता है उसमें लगभग 20% जो है वो पोलिनेशन अबायोटिक से होता है और 80% जो है वो बायोटिक से होता है। तो बायोटिक ज्यादा से ज्यादा पोलिनेशन यहाँ पे करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, बायोटिक में 3 है। पहला है एंटेमोफिली, इंसेक्ट से होने वाला, ऑर्निथोफिली, बर्ड से होने वाला, और कायरोप्टेरोफिली, बैट से होने वाला। बैट पता है ना, बैट जो रात को एक्टिव होती है, हाँ सर। तो ये चीज याद रखिए, यहाँ पे इंसेक्ट, यहाँ पे बर्ड और यहाँ पे बैट्स। ठीक है, तो 3 है आपको यहाँ पे बायोटिक पोलिनेशन एजेंट में 3 है, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली। एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, बस वही सारी चीज है यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, विद द हेल्प ऑफ बर्ड, विद द हेल्प ऑफ बैट, खत्म। इसके एग्जांपल याद रखो, रोज जैस्मिन सेस्ट्रम, बॉम्बेक्स कैलिस्टेमोन एंड ब्यूटिया, यहाँ पे एंथोसेफेलस। ठीक है, और बाकी सारे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एग्जांपल आपको याद कर लेने इसको, सीधा सीधा चीज। अब इसमें एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन मैंने बोला आपको कि फ्लावर उस तरीके से ढाल लेते हैं खुद को, प्लांट उस तरीके से खुद को ढाल लेते हैं कि कैसे इंसेक्ट से पोलिनेशन हो, क्योंकि प्लांट चाहते हैं पोलिनेशन हो, क्योंकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है ना प्लांट्स की, आगे चल के पोलिनेशन होकर फ्रूट बनता है, फ्रूट से सीड बनता है, जनरेशन आगे बढ़ती है। हाँ या ना? हाँ सर। तो प्लांट ये चाहता है। तो एडेप्टेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे इंसेक्ट में होने वाले पोलिनेशन के अंदर ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, दिखता है, शोवी होता है, ब्राइट कलर होता है, क्योंकि इंसेक्ट देख सकते हैं, स्वीट होता है, स्मेल होता है, नेक्टर होता है, इसका स्टिग्मा रफ होता है। ठीक है, और पोलन ग्रेन जो है वो स्पाइनी होती है, स्पाइंस मतलब कांटे की तरह होते हैं, और येलो सब्सटेंस वहां पे होती है जिसे पोलन कीट कहा जाता है इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे एंटेमोफिली के अंदर, एंटेमोफिली। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑर्निथोफिली के अंदर, यहाँ पे ब्राइट कलर फ्लावर होना चाहिए, शोवी होना चाहिए, लार्ज अट्रैक्ट होना चाहिए, बट एक चीज यहाँ पे याद रखिए कि स्मेल नहीं कर सकते बर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर की कोई बात नहीं है, मतलब ऑर्डरलेस, स्मेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बर्ड हैव द पुअर सेंस ऑफ स्मेल। ये चीजें एडेप्टेशन बहुत शॉर्ट में लिखी है मैंने करके, सिर्फ पढ़ना है आपको। फ्लावर आर डल कलर, यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसे, वो डल कलर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि रात के टाइम पे ये जो बैट है वो फूल को देख पाती है क्या? नहीं, तो वो जो फ्रेग्रेंस है उसको अट्रैक्ट करके वो जा सकती है वहां पे। तो कलर डल है क्योंकि रात को कलर अच्छा होने से कोई फायदा नहीं है उस फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो वो है जो बाकी जो इडिबल पोलन ग्रेन है ये प्रोड्यूस करते हैं, खाने वाले पोलन ग्रेन जिसको खा सकते हैं, और नेक्टर्स बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि रात में बैट जो है वो नेक्टर को देख के ही अट्रैक्ट होगी वहां पे, क्योंकि प्लांट चाहते ही है पोलिनेशन हो, है ना। तो मतलब सिंपल चीज है, जो फूल है वो कलरफुल क्यों होते हैं? किसी को देने के लिए नहीं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस मतलब क्या होते हैं वो चीज देखते हैं। देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइस का एक ही काम है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देना, प्रिवेंट नहीं होने देना। क्या? सेल्फ पोलिनेशन। मतलब इनका कहना है सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे, क्या करेंगे फिर? क्रॉस पोलिनेशन होने देंगे।
इनका कहना है कि क्रॉस पोलिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेंसेस या फिर उसको आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं। अब ये कौन है, तो ये प्लांट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्लांट क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स दिखाते हैं, जो कैरेक्टर्स क्या करेंगे, तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे और क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे। उसको ही हम बोलेंगे आपका यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो क्या होगा इससे, अगर क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेंगे तो उससे डाइवर्सिटी आएगा, ठीक है। प्लांट अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखाए कि सेल्फ पोलिनेशन ही हो उसके अंदर, तो प्लांट में नए कैरेक्टर ऐड ही नहीं होंगे, नए जीन्स ऐड ही नहीं होंगे। बट प्लांट जो है वो जो कि सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करेगा, तो प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा होगा। क्रॉस पोलिनेशन अगर ज्यादा होगा तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी प्लांट के अंदर। वाइड वैरायटीज जो है वो सेक्सुअल स्ट्रेटजीज वहां पे डेवलप होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर होता है, ठीक है। हाँ सर, अब इसमें याद रखिए हमको टोटल 7 डिवाइसेस है। 7 डिवाइसेस मतलब क्या, मैंने बोला आपको प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो 7 कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। मतलब प्लांट क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि जो फूल होगा उसमें सिर्फ आपका एक में फीमेल का पार्ट होगा और एक में आपका मेल का पार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, मतलब इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब इससे क्या होगा, एक फूल पे सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेल का पार्ट एक फ्लावर के ऊपर है, फीमेल का दूसरे फ्लावर के ऊपर है। तो जिससे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। क्योंकि ये यूनिसेक्सुअलिटी किसका टाइप है, ये आउटब्रीडिंग डिवाइस। और आउटब्रीडिंग डिवाइस का क्या कहना है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होने देंगे, क्रॉस पोलिनेशन होने देंगे। तो ये है आपका यूनिसेक्सुअलिटी। एग्जाम्पल इसका देखो, मलबेरी एंड पपाया। दूसरा है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब क्या, कि डिफरेंट टाइम पे मैच्योरेशन होना। किसका, एंथर का। मतलब यहां पे एक तो एंथर जो है वो अलग टाइम पे मैच्योर होगा, स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होगा। सपोज अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही फूल के ऊपर मेल का भी पार्ट है, फीमेल का भी पार्ट है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर जाने के लिए रोके कैसे, सेल्फ पोलिनेशन होने से रोके कैसे। तो प्लांट कैरेक्टर क्या दिखाता है, एंथर को पहले मैच्योर करता है, स्टिग्मा को बाद में करता है। मतलब जब एंथर मैच्योर होता है तब स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं कर सकता, जब स्टिग्मा मैच्योर होता है तब एंथर सड़ के खराब हो जाता है, मतलब मैच्योर होकर खराब हो गया। तो ये हो गया आपका डाइकोगैमी, डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स होगा इनका मैच्योरेशन में। ये कौन से फ्लावर के अंदर, बाइसेक्सुअल। क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि फ्लावर क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं, एक फ्लावर के ऊपर एक ही पार्ट, मेल का या फिर फीमेल का। बट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, तो वहां पे फिर डाइकोगैमी नाम का कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स दिखाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है, जिसको प्रोटेंड्री कहते हैं। एग्जाम्पल सनफ्लावर के अंदर एंड्रोशियम पहले मैच्योर होता है। और प्रोटोगाइनी, जिसके अंदर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है, वो हो गया आपका ग्लोरियोसा। क्या हो गया आपका, ग्लोरियोसा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। अब देखेंगे प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी मतलब क्या, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो फ्लावर जो होते हैं पोलन ग्रेन अदर फ्लावर के, वो जर्मिनेट रैपिडली होते हैं ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर। मतलब एक ही फूल के पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आए तो वो अच्छे से फास्टली जर्मिनेट नहीं होंगे, दूसरे फ्लावर के है तो फास्ट जर्मिनेट होंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है प्रीपोटेंसी। मतलब खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को ज्यादा भाव नहीं देना, प्रीपोटेंसी। जिससे क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा होगा, सेल्फ पोलिनेशन कम होगा, ठीक है ना। उसके बाद है हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइली मतलब स्ट्रक्चर, हेटेरो डिफरेंट, मॉर्फी मतलब स्ट्रक्चर आपका हो गया। तो देयर आर द 2 और डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे याद रखिए, एक 3 से 4 या फिर अलग अलग प्रकार के फूल बनाए जाएंगे, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होगा, क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट होगा, जिसको हम बोलते हैं आपका ये हेटेरोस्टाइल, ठीक है। पहले इसमें यूनिसेक्सुअलिटी था, दूसरे इसमें डाइकोगैमी। यूनिसेक्सुअलिटी में अलग मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। डाइकोगैमी में उनका मैच्योरेशन टाइम अलग कर दिया इन्होंने प्लांट ने। प्रीपोटेंसी में खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन को भाव नहीं दे रहे, दूसरे को दे रहे। हेटेरोस्टाइली में अलग अलग स्ट्रक्चर है, जिससे क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट हो रहा है। उसके बाद हर्कोगैमी है। हर्कोगैमी में याद रखिए मैकेनिकल डिवाइसेस है। मतलब आपका पोलन ग्रेन मतलब जा रहा है एंथर और स्टिग्मा, इसके बीच में कोई तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिससे क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे बैरियर है, मैकेनिकल डिवाइसेस, जो कि फिजिकल बैरियर का काम करेगा, जो कि 2 सेक्स ऑर्गन को सेम फ्लावर के वो जुड़ने नहीं देगा, जिसके मतलब सेल पोलिनेशन होने नहीं देगा। एग्जाम्पल इसका देखो, क्लिटोरिस, ठीक है, सॉरी क्लिटोरिस नहीं है ना, यस सर। सो कैलोट्रोपिस है, क्लिटोरिस आपका चैप्टर 2 में है, जो कि फीमेल वजाइना का पार्ट है।
तो ये हो गया आपका कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट में है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या फिर जिसको सेल्फ स्टेबिलिटी भी कहते हैं, मतलब खुद के फ्लावर के पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे आएंगे तो मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, वो स्टराइल बन जाएंगे, वो आगे जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होगा, क्रॉस पोलिनेशन प्रमोट होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, इसका एग्जांपल देखो, टोबैको एंड थिया। तो ये टोटल हमने कितने देखे, तो टोटल हाँ यहाँ पे हमने 7 देखे आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइस 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए आ सकता है। 2 मार्क के लिए आया तो थोड़ा शॉर्ट लिखिए, 3 मार्क के लिए आया तो डिटेल लिखिए। एग्जाम्पल लिखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक इसमें हमने जो येलो येलो पार्ट बनाया है ना, जस्ट अ मिनट, ये देखो, हाँ ये जो येलो येलो हमने दिखाया ना, ये एग्जाम्पल्स याद रखिए अच्छे से, जहाँ से सवाल भी आ सकता है एमसीक्यू में। चलो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन देखते हैं। देखो पोलन मतलब क्या है, पोलन ग्रेन। पिस्टिल मतलब मैंने आपको बोला, पिस्टिल मतलब ये आपका हो जाएगा कार्पेल, कार्पेल, और कार्पेल मतलब ये आपका हो जाएगा गाइनोशियम, है ना, पहले ही देखा है ना हमने, ये देखा है कि नहीं हाँ सर देखा है। तो वो हो गया कार्पेल या फिर गाइनोशियम। अब पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। चलो बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, उसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन नाम की प्रोसेस देखेंगे। चलो अब देखो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, देखो पोलन ग्रेन और पिस्टिल, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल है, जैसे कि हमारे पापा है और हमारी मम्मी है, तो पापा और मम्मी एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब अगर शादी में अगर गए हम, बहुत गर्दी है वहाँ पे, बहुत भीड़ है, तो हमारे जो पापा है ना, फादर है, वो क्या करते हैं, मम्मी को देख के चलो घर पे, है ना, बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे एक्शन ही करे तो आ जाती है। मतलब क्या दोनों का इंटरेक्शन है कि नहीं, एक दूसरे को समझ सकते कि नहीं, वो गुस्सा अगर आया किसी तो समझ सकते हैं, किसी को जोर से अब थप्पड़ मारना है, मतलब हमको पता लगता है कि यार अभी बहुत ज्यादा पिताजी है ना डरे हुए हैं, या फिर बहुत ज्यादा अभी वो मारेंगे हमको, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, या फिर बहुत गुस्सा आ रहा है उनको, हमको पता लग जाता है। हमको छोड़ो यार, पति पत्नी को ही रखते, मदर फादर को ही रखते, तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। उसी तरीके से जो पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा है वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। स्टिग्मा मतलब कार्पेल, गाइनोशियम, मतलब क्या, कैसे, तो द इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द स्पोरोफाइटिक टिश्यू, स्पोरोफाइटिक टिश्यू कौन सा आता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा को ही स्पोरोफाइटिक टिश्यू कहते हैं। तो उनके अंदर क्या होना, इंटरेक्शन होना। ठीक है, इट बिगिंस विद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से ये शुरू होता है और फर्टिलाइजेशन पे ये एंड होता है। पॉलिनेशन आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वहां पे जाके उनकी शुरुआत हुई ना वहां से, और फर्टिलाइजेशन पे खत्म होता है ये। जैसे कि कॉलेज में आप गए, एक बहुत अच्छी सी सुंदर लड़की आई, आप भी गए, कॉलेज में जाने के बाद क्या हो गया, इंटरेक्शन शुरू, कॉलेज खत्म होने के बाद इंटरेक्शन खत्म। वही उसी तरीके से पॉलिनेशन में इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, फर्टिलाइजेशन में खत्म हो जाता है। किसका, पोलन पिस्टिल का। ठीक है, अपने ख्यालों में मत जाइए आप, पोलन पिस्टिल का देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इवेंट होती है, मतलब जो पोलन ग्रेन जो है वो डिपॉजिट होते हैं कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब से वो पोलन ग्रेन जाते हैं आगे, आपको पता है ना डेवलपमेंट होता है, तो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, वहां पे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद वहां पे पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और वो नीचे फिर वो वहां पे जाएंगे पोलन ग्रेन, है कि नहीं, जाते कि नहीं, हाँ सर। तो वो सारी चीजों को हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, कि एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट होने से, पोलन ग्रेन से मेल गैमेट बनने के बाद वो ओव्यूल में घुसने तक जो प्रोसेस होती है वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है। स्टार्ट होती है पोलिनेशन से, एंड होती है फर्टिलाइजेशन पे, है ना, हाँ सर। तो पोलिनेशन में ऐसा नहीं है कि सही टाइप के पोलन ग्रेन जाए स्टिग्मा पे, दूसरे स्पेसिस के पोलन ग्रेन भी जा सकते हैं स्टिग्मा पे, हवा से उड़ के या फिर पानी से तो जा सकते हैं, लेकिन स्टिग्मा जो है ना वो पता कर सकता है कि ये मेरे ही स्पेसिस के, मेरी ही प्रजाति का फ्लावर का पोलन ग्रेन है या नहीं, या फिर दूसरे का आ गया है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखो अगर फ्लावर पहचान नहीं पाते ना तो क्या होता, किसी भी फ्लावर का पोलन ग्रेन किसी के भी स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट हो जाता और वहां से फिर प्रोडक्ट मिलता, तो वो मिक्स्ड होता। मतलब गुलाब का जो फ्लावर है वो रोज फॉर एग्जांपल रोज फ्लावर, तो वो आपका दूसरे 2 फ्लावर के बीच में मतलब हो जाता, तो आगे चल के फ्लावर का कॉम्बिनेशन मिक्स हमें फ्लावर मिल जाता। समझ में आ रहा है, तो मिक्स कैरेक्टर मिल जाता। मतलब किसी भी स्पेसिस की आइडेंटिटी रहती क्या, सब मिक्स हो गए। सोचो, इमेजिन करो प्लांट में सब मिक्सचर एक दूसरे का, तो कितने कॉम्बिनेशन मिलते, तो किसी का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, किसी का अस्तित्व ही नहीं रहता कि ये प्लांट ये है, ऐसा है, ऐसा क्लासिफिकेशन का कोई काम ही नहीं था, जिसके कारण ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि अगर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नहीं होता, तो इमेजिन करिए आप, जो प्लांट डाइवर्सिटी वो पूरी तरीके से खराब हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती। समझ में आ रहा है, यूनिकनेस नहीं रहती, आइडेंटिटी नहीं रहती किसी भी प्लांट के अंदर। तो छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है, याद रखिए।
तो पोलर पिस्टिल जो है उनकी एक मतलब यहाँ पे पिस्टिल जो होता है, पिस्टिल मतलब ये आपका आ जाएगा आपका स्टिग्मा, इसकी एक एबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है राइट कंपेटिबल पोलन ग्रेन्स को, मतलब खुद के स्पेसिस के पोलन ग्रेन को, और दूसरे स्पेसिस के अगर आए तो वो उसको क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो टॉपिक है ना वो एग्जाम में 3 मार्क या फिर 2 मार्क के लिए आपको आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम अभी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे लगभग 5 से 6 स्लाइड बचे हैं, बस बाकी कुछ नहीं, खत्म चैप्टर आपका। देखो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, डबल मतलब 2 बार होने वाला ये फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए इसको नावाशी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया। लिलियस प्लांट, कौन से प्लांट? लिलियस प्लांट, जैसे कि फ्रिशलारिया एंड लिलियम, लिलियम एंड फ्रिशलारिया, ये प्लांट्स के अंदर इन्होंने उसको डेवलप किया सबसे पहले, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने बार होगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार होने वाला फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम कहेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हमने क्या देखा था शुरुआत से ही, ये आपका था फ्लावर, ये सीड है, सीड से नया प्लांट बनाता है, प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो उसको आते हैं फूल, फूल आने के बाद ये हो गया आपका मेल का पार्ट, ये फीमेल का पार्ट। मेल का पार्ट देखो एंथर था, आगे नहीं एंथर, हाँ सर, एंथर से क्या बन गए? 2 मेल गैमेट बन गए, और जो फीमेल का पार्ट था दैट इज ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बन गया बीच में? एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, ये 2 मेल गैमेट, ये पहला ये दूसरा, और ये एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर। अब ये दोनों के अंदर होगा डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे होगा देखो बताता हूं मैं आपको। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट है, एक है सिंगैमी और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सिंपल चीज है बहुत, कि यहां पे क्या होगा सिंगैमी में। ठीक है, सिंगैमी में क्या होगा कि जो आपका एक मेल गैमेट है, यहां पे मिलकर एक मेल गैमेट सिंगैमी में एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होगा किसके साथ? तो फ्यूज होगा वो एग के साथ, एग। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ये एग होता है, तो जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, याद रखिए एम्ब्रियो। तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें एक मेल गैमेट एमजी शॉर्टकट में, मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हो गया, ये नीचे वाला यहाँ पे एग है ना, ये एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर ये एग है, तो इससे बन गया एम्ब्रियो, मतलब ये हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और दूसरे फर्टिलाइजेशन में जो है वो दूसरा मेल गैमेट जो बनेगा, क्योंकि 2 मेल गैमेट बने थे, तो वो जो है वो यहाँ पे ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एंडोस्पर्म बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या है? तो आपको पता है जो प्लांट के अंदर जो फ्रूट बनता है उसके अंदर जो होता है वो होते हैं एम्ब्रियो, मतलब उसका सीड। जैसे मैंगो है, मैंगो का सीड क्या है? एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो आगे चल के सीड बनाती है, और उसके ऊपर जो खाने वाला पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। तो प्लांट में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि एक फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा बनता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे का खाना बनता है, क्योंकि सीड किसको खाना मांगेगा? वो बोल थोड़ी सकता है। तो प्लांट देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है जिसके अंदर कि पहले सीड बनता है और उसके बाद सीड का जो है वो फ्रूट मतलब फूड बनता है सीड के लिए, तो बच्चे के लिए खाना बन गया। तो याद रखिए ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और ये हो गया आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन, जिसमें पहला मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर एम्ब्रियो बना दिया, एम्ब्रियो आगे चल के जाइगोट बनेगा, और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना देगा। लेकिन याद रखिए मेल गैमेटोफाइट ये हेप्लॉइड होता है, एग भी हेप्लॉइड, तो जाइगोट जो बनेगा या फिर एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। नीचे ये मेल गैमेट हेप्लॉइड है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है ना वो डिप्लॉइड होता है, पता है आपको, क्योंकि ये बीच में ना 2 न्यूक्लियस से बना है, इसलिए ये डिप्लॉइड होता है। और ये डिप्लॉइड प्लस ये हेप्लॉइड, तो जो एंडोस्पर्म बनेगा वो ट्रिप्लॉइड, 3n का बनेगा, ट्रिप्लॉइड। वो चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट फर्टिलाइजेशन देखा, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सिंगैमी कहते हैं, और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है उससे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया है कि सिंगैमी में एक हेप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होता है इसके साथ फीमेल गैमेट के साथ, हेप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ, मतलब ही एग के साथ। ठीक है, और ट्रिपल फ्यूजन में एक हेप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज होता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, याद रखिए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो ये हेप्लॉइड मेल गैमेट है, इसलिए इसके अंदर जो बनेगा आगे चल के एंडोस्पर्म वो क्या होगा? वो होगा ट्रिप्लॉइड। ठीक है, हाँ सर। और ऊपर ये हेप्लॉइड मेल गैमेट है और ये हेप्लॉइड फीमेल गैमेट है, इसके बाद जो जाइगोट बनेगा यहाँ पे
वो कैसा होगा, वो होगा डिप्लॉयड। अंडरस्टैंड? यस सर। इतने डिटेल्ड वे में, इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? यस सर। बाकी ये कुछ नहीं, ये थ्योरी है जो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। पहले फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी। दूसरे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। पहले फर्टिलाइजेशन के साथ इसमें क्या जुड़ के क्या फॉर्म हो रहा है और उसकी डिप्लॉयड लेवल क्या है, ये चीज अच्छे से याद रखिए। दूसरे फर्टिलाइजेशन में कौन किसके साथ फॉर्म हो रहा है, उससे क्या बन रहा है, उसकी डिप्लॉयड लेवल, उसकी लेवल क्या है उसका, ठीक है? यस सर। तो ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के फायदे क्या है फायदा मतलब ही सिग्निफिकेंस। पहला कि वो पेरेंट जो प्लांट होते हैं वो सीड बनाते हैं और सीड के साथ साथ उसका फूड भी बनाते हैं, पहली चीज, पहला फायदा। दूसरा कि जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो आगे चल के क्या बनता है, एम्ब्रियो, ओके, एंड न्यूट्रिटिव जो एंडोस्पर्म होता है वो उसका फूड बनता है। ये तो चीज होगी। उसके बाद डिप्लॉयड कंडीशन जो होती है वो रिस्टोर होती है, क्योंकि जब प्लांट में गैमेट बनाए थे तो वो हेप्लॉयड हो गए थे ना, फिर से वो फ्यूज हो गए तो फिर से एक डिप्लॉयड प्लांट बनता है, तो डिप्लॉयड लेवल रिस्टोर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी अवॉइड हो जाता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब बहुत ज्यादा एम्ब्रियो ना बनना, उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, वो अवॉइड हो जाता है क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक में एम्ब्रियो दूसरे में एंडोस्पर्म, बात खत्म, और कुछ होने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है? यस सर। इसके पहले हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ, हमने देखा एम्ब्रियो। इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी, इसके अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। 2 चीजें कहां पे बनी, डबल फर्टिलाइजेशन में। आपको पता है ना, अभी हमने देखा ना डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है? डबल फर्टिलाइजेशन देखा कि नहीं देखा? देखा सर। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें बनी कि नहीं बनी? हाँ सर बनी। एक बना सर एम्ब्रियो, दूसरा बना सर एंडोस्पर्म, ठीक है? यस सर। तो एम्ब्रियो बना, एंडोस्पर्म बना। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और उसके बाद देखेंगे फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती है। अब देखो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होना, तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें जो एंडोस्पर्म बना वो डायरेक्टली एंडोस्पर्म नहीं बनता है, पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, याद रखिए, जिसको बोला जाता है पीईएन। तो पीईएन है ना, हाँ सर, पी पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे एंडोस्पर्म बनने की प्रोसेस को ही हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म कहते हैं। मतलब डबल फर्टिलाइजेशन में डायरेक्टली एंडोस्पर्म नहीं बनता, पहले पीईएन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, खत्म। तो पीईएन से एंडोस्पर्म बनने की प्रोसेस मतलब ही डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो पीईएन से एंडोस्पर्म कैसे बनता है, उसके ऊपर 3 टाइप है। पहला है न्यूक्लियर टाइप, उसके बाद है सेलुलर टाइप और तीसरा है हेलोबियल टाइप। पहला हम देखते हैं, दैट इज द न्यूक्लियर। न्यूक्लियर क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर ये देखने को मिलता है प्लांट में। तो इधर सिंपल है, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ याद रखिए आप, कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो बना है, जो बनता है वो माइटोसिस होके बनता है, याद रखिए माइटोसिस। या माइटोसिस मतलब रिपीटेडली डिवाइड होके, देखो आप देख सकते हो रिपीटेडली डिवाइड होता है, लेकिन किससे, कौन सी प्रोसेस होती है, माइटोसिस। माइटोसिस होके वो रिपीटेडली डिवाइड होता है, जिससे आपको याद रखना है एंडोस्पर्म बनता है। तो जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अब बहुत अच्छे से याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब 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 प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है लेकिन जिसके ऊपर वॉल नहीं बनती, रिपीटेडली डिवाइड विदाउट वॉल फॉर्मेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो ये यहां पे रिपीटेडली डिवाइड हुआ लेकिन इसके ऊपर वॉल ही नहीं है, मतलब ये यहाँ पे सारे जो दिख रहे हैं आपको ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर। तो इस पे वॉल ही नहीं तैयार हुआ, इसलिए इस टाइप के डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर वॉल ही नहीं है, ये खाली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खाली है, ठीक है? सो जब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड विदाउट वॉल फॉर्मेशन, वो आ जाएगा आपका न्यूक्लियर टाइप में। दूसरा सेलुलर टाइप, व्हेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली विथ वॉल फॉर्मेशन, मतलब डिवाइड होता है उसके ऊपर वॉल भी बन जाती है, तो देख सकते हो आप इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, तो वो हो गया सेलुलर, क्योंकि उसके ऊपर वॉल आ गई। अब सिर्फ न्यूक्लियर है क्या, नहीं, इसलिए इसको सेलुलर कहा जाता है, इसको न्यूक्लियर कहा जाता है क्योंकि ये रिपीटेडली डिवाइड होता है विदाउट वॉल फॉर्मेशन, खत्म। मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस, वो रिपीटेडली डिवाइड होकर उससे एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन कैसे बन रहा है,
विदाउट वॉल फॉर्म हो रही है तो वो न्यूक्लियर टाइप है, वॉल फॉर्म हो रही है तो वो सेलुलर टाइप है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेलुलर, इसका एग्जांपल देख लो आप, इसका एग्जांपल देख लो, व्हीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट, यहाँ पे बाल्सम, पिटूनिया और एडोक्सा। और तीसरा है हेलोवियन। इसमें क्या है कि इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है, बट वॉल भी फॉर्म होती है, बट जो वॉल होती है वो ट्रांसवर्स होती है। आप देख सकते हो ट्रांसवर्स वॉल, खत्म। ये हो गया आपका हेलोबियल टाइप। बस इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, एस्पोडेलस। ठीक है, 3 टाइप का आपको पता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है। पहला न्यूक्लियर टाइप, दूसरा सेलुलर टाइप, तीसरा हेलोबियल टाइप। ठीक है, पहला न्यूक्लियर टाइप जिसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है माइटोसिस होके, बट कोई वॉल फॉर्म नहीं होती, तो वो हो गया न्यूक्लियर टाइप। वो न्यूक्लियर ही रहता है, उसमें वॉल ही नहीं थी। दूसरा सेलुलर, मतलब जहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है, उसके ऊपर वॉल तैयार हो जाती है, वो सेलुलर टाइप। तीसरा, जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होता है और उसके ऊपर वॉल बनती है, लेकिन वो वॉल ट्रांसवर्स होती है, तो वो हो गया हेलोबियल टाइप। खत्म, तीनों के एग्जांपल भी अच्छे से याद रखने हैं। चलो ये देख लिया हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, देखा ना इसके पहले। हाँ सर, अब ये देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या देखेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, थक गया क्या? नहीं सर, बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है सर, बहुत ज्यादा। चलो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो देखेंगे। अब मैंने बोला था आपको डबल फर्टिलाइजेशन में 2 चीज बनती है, एक एम्ब्रियो, एक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देख लिया, अब एम्ब्रियो का देखते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक डाइकॉट में देखना है और एक मोनोकॉट में देखना है। ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट की सीड 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वो डाइकॉट, मतलब 2 कॉटिलिडॉन्स आर देयर। ऐसे प्लांट जिनके सीड जो है वो एक ही पार्ट में होती है, 2 पार्ट नहीं बनते, दैट इज द मोनोकॉटिलिडॉन। चलो अब इसमें याद रखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीड्स। एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस से क्या बनती है? सीड बनती है। मतलब हमेशा याद रखना है कि जो एम्ब्रियो है वही आगे चल के क्या बनता है? सीड बनता है। एम्ब्रियो के पहले वो क्या होता है? जायगोट होता है। जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना? हाँ सर। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो द जायगोट फॉर्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अंडरगो सेवरल डिवीजन। तो जब जायगोट फॉर्म होता है जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, आपको पता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है? तो जायगोट फॉर्म होता है ना? तो उसके बाद वो बहुत सारे सेवरल डिवीजन के अंदर जाता है और तब जाके फिर वो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है उसका। ठीक है, सो एम्ब्रियोजेनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस बाय द डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोजेनेसिस हम देखेंगे अभी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या कि जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस। जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस। ठीक है, देखो एम्ब्रियोजेनेसिस में यहाँ पे स्टेजेस आपको दिए गए हैं। डाइकॉट की बात हम कर रहे हैं, डाइकॉट सीड के अंदर डेवलपमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे 2 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज और हार्ट शेप स्टेज, हार्ट स्टेज। इतने सारे स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर। तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट होता है वो स्मॉल टर्मिनल, दैट इज द एम्ब्रियोनिक इनिशियल एंड लार्ज बेसल सस्पेंसर इनिशियल सेल बनाता है। जाइगोट जब डिवाइड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड स्मॉल टर्मिनल जिसको एम्ब्रियोनिक इनिशियल कहा जाता है और लार्ज बेसल जिसको सस्पेंसर इनिशियल कहा जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक स्मॉल टर्मिनल जिसको एम्ब्रियोनिक इनिशियल कहते हैं और लार्ज बेसल जिसको हम कहते हैं लार्ज बेसल सस्पेंसर इनिशियल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, सस्पेंसर इनिशियल। दीज सेल्स आर डिफरेंट एंड गिव राइज डिफरेंट पार्ट्स। ये जो पार्ट्स होती है प्लांट के अलग अलग बनाती है और ये पोलैरिटी ऑफ एम्ब्रियो बनाती है। पोलैरिटी मतलब क्या? आगे चल के एम्ब्रियो से क्या बनेगा वो डिसाइड करती है। ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो 8 सेल स्टेज में जो फर्स्ट सेल है आपका सस्पेंसर का, ऊपर क्या बना है यहाँ पे? एम्ब्रियोनिक इनिशियल और ये सस्पेंसर इनिशियल है। तो उसमें जो सस्पेंसर इनिशियल का पहला सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इनिशियल टुवर्ड द माइक्रोपिलर एंड, माइक्रोपिलर एंड नीचे के साइड में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखो आप, सोलन एंड फंक्शन एज अ हाउस्टेरियम। हाउस्टेरियम मतलब क्या? तो ये जो है वो याद रखिए, न्यूट्रिशन जो है वो रेडीमेड लेता है, चोरी करने का काम करता है, तो उससे हम बोलते हैं हाउस्टोरियम। एंड द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर की ऊपर की सेल क्या है? हॉस्टेरियम है। ठीक है, सोलन बन जाती है और फंक्शन एज हॉस्टेरियम, मतलब वो रेडीमेड फूड इंटेक करता है। और जो लोअर मोस्ट सेल है सस्पेंसर की, उसको क्या कहते हैं हम? हाइपोफाइसिस। हमेशा से याद रखिए, हाइपोफाइसिस। ये आपको याद रखना है आपके 8 सेल स्टेज में।
उसके बाद 16 स्टेज में याद रखना है कि जो एम्ब्रियोनिक इनिशियल है उसमें 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक मतलब माइटोसिस होके, ठीक है, और फॉर्म ऑक्टेंट। द प्लेन ऑफ द डिवीजन आर एट राइट एंगल एट ईच अदर। ऑक्टेंट मतलब क्या, 8 सेल स्टेज वाली, ये आप देख सकते हो ऊपर में 8 सेल स्टेज जो है उससे क्या बनेगा 16 सेल स्टेज। अब इसमें जो ऊपर वाले हैं देखो, ऊपर वाले और लोअर वाले, लोअर टीयर ऑफ 4 सेल्स, जो लोअर टीयर है नीचे वाले 4 सेल्स, ठीक है, 1 2 3 4, तो वो याद रखिए 2 चीजें बनाते हैं, एक हाइपोकाटिन और रेडिकल, ठीक है। और जो 4 सेल्स ऑफ अपर टीयर है ऊपर वाले, वो बनाते हैं प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन। ये जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सा, प्लूम्यूल, कॉटिलीडॉन, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, यही चल के आगे क्या करते हैं, तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ये बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। और यहां पे अगर देखेंगे आप, हाइपोफाइसिस बाय फर्दर गिव्स डिवीजन गिव्स राइज टू पार्ट ऑफ द रेडिकल एंड रूट कैप। रेडिकल और रूट कैप वो भी पार्ट यहाँ पे आके देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है ग्लोबुलर स्टेज मतलब एम्ब्रियो स्पेरिकल हो जाता है, और हार्ट स्टेज में एम्ब्रियो हार्ट के जैसे हो जाता है, ठीक है। जैसे चीज में ये ना, ये इस तरीके से, और लास्ट में फिर मैच्योरेशन होगा, वहां पे मैच्योरेशन होने के बाद फिर हमको एम्ब्रियो मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ऊस्पियर, ऊस्पियर में एम्ब्रियन इनिशियल, सस्पेंसर इनिशियल, आगे चल के ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है। आगे चल के ये वाली स्टेज अगर हम देखेंगे तो ये हार्ट शेप स्टेज है, हार्ट शेप स्टेज, ठीक है, यस सर। उसके बाद ये जो स्टेज है वो ग्लोबुलर स्टेज है, ग्लोबुलर स्टेज, स्पेरिकल एम्ब्रियो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम सीधा आप बार बार निकालोगे तो ये इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सर इसको ट्रिक बताओ या फिर इसको याद कैसे करें क्या करें, तो ये बार बार याद करके होने वाली चीज़ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, वो क्या है, डिवीजन है। डिवीजन होके मतलब एक सेल से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है ना। जाइगोट क्या है, एक ही सेल जैसे हो सकता है, दो सेल मिलके एक स्पर्म एंड ओवम दोनों को कंबाइन करके। उसके बाद अगर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर क्या है, तो द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट में ऑक्टन स्टेज, 8 सेल की जो स्टेज है वहां तक सिमिलर होती है डेवलपमेंट, आगे चल के वो बदल जाती है। तो देखो स्क्यूटेलम क्या, किसे बोलते हैं स्क्यूटेलम, तो laterally along the embryonal axis a radical and root cap are enclosed in the sheath called as coleorhiza and at the embryonal axis and lower end। देखो स्क्यूटेलम जो होता है वो शील्ड शेप कॉटिलीडॉन होता है, उसे हम कहते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है। और जो आपका याद रखिए इपिकॉटिल पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोल एक्सिस एक्सटेंड अबव द स्क्यूटेलम, स्क्यूटेलम के ऊपर क्या होता है, इपिकॉटिल पोर्शन होता है, and the shoot apex and the few leaf primordial of the epicardial are enclosed at the hollow follicular structure, इसे कोलेप्टाइल कहते हैं। कोलेप्टाइल क्या है, स्क्यूटेलम क्या है, एपिकॉर्डियल पोर्शन क्या है, कोलेराइजा क्या है, यस। तो जो रेडिकल और रूट कैप होता है इनक्लोज होता है शीथ स्ट्रक्चर में, उसे कोलेराइजा कहते हैं। तो ये आप एक एक मार्क आप ऐसे डेफिनेशन बनाओ, मतलब आप एक लिखो कि व्हाट इज स्क्यूटेलम, व्हाट इज ऑक्टेन स्टेज, ठीक है, दोनों में कॉमन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, 8 स्टेज से इस तक। स्क्यूटेलम क्या है, कोलेप्टाइल क्या है, तो ये चीजें आप अच्छे से याद रखिए, इसको आप लिखो क्या है ना, और वो याद करनी पड़ती है। देखो थोड़ी चीजें अलग है क्योंकि ये नेम अलग अलग है थोड़े, है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा सकता है। बाकी आपका ये देखो आप ऊस्पियर, ये फिर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो ऑफ मोनोकॉट, ये मोनोकॉट का है। इसके पहले जो डायग्राम था ये डाइकॉट का डायग्राम है, दोनों भी अच्छे से आप देख सकते हो, ठीक। चलो अब लास्ट वाला जो यहाँ पे हम देखेंगे वो है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। देखो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट क्या है, द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन का क्या गोल है कि ऑफस्प्रिंग्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। किसके लिए बनाने हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग। उसके बाद फ्लावर क्या होना चाहिए, पोलिनेटेड होना चाहिए, फ्लावर में पोलिनेशन नहीं होगा तो अगली जनरेशन बनेगी ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज। उसके बाद जो इंटीग्यूमेंट है वो याद रखिए आगे चल के सीड कोट बनाते हैं मैच्योर सीड का। तो सीड कोट देखो दो यहाँ पे चीजें होती है, एक होती है टेस्टा, एक होती है टेगमन। टेस्टा बाहर की लेयर और अंदर की लेयर होती है टेगमन सीड के, वो इंटर इंटीग्यूमेंट और आउटर इंटीग्यूमेंट ही आगे चल के ये सीड कोट बनाते हैं। इंटर इंटीग्यूमेंट एंड आउटर इंटीग्यूमेंट किसके पार्ट है, ओव्यूल के पार्ट है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चल के टेस्टा और टेगमन बन जाता है। बस वही चीज़ आपको याद रखनी है। तो दिस इज द सीड ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट सीड, मोनोकॉटिलॉन सीड, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक मार्क के लिए आ सकती है, ठीक है। चलो
कौन कौन सी है सर? सबसे पहले सबसे पहले अपोमिक्सिस। अपोमिक्सिस याद रखिए, इसमें एम्ब्रियो बनेगा। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एम्ब्रियो बनता है तो उसे कहते हैं अपोमिक्सिस। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन। क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, उसे अपोमिक्सिस कहते हैं। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी ये जो है वो नोल नाम के साइंटिस्ट ने 1902 के अंदर ये टर्म कॉइन की, जिसमें फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, उसे कहेंगे पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी और अपोमिक्सिस में क्या फर्क है? अपोमिक्सिस में एम्ब्रियो बनता है थ्रू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनना अपोमिक्सिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनना पार्थिनोकार्पी। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनना पार्थिनोकार्पी। और पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मतलब मेनी और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। जब मोर देन वन एम्ब्रियो यहाँ पे होते हैं फ्रूट के अंदर तो उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, तो ये हो गई पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, अपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी दोनों को कंपैरिजन में याद रखिए, वो पॉली एम्ब्रियोनी के नाम में ही है। पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियो मतलब मेनी एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ सर, उस हिसाब से चीजें हमने यहाँ पे क्या किया है? कंप्लीट किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है और उस हिसाब से डेफिनेटली आप जो है वीडियो को लाइक करोगे, है ना। मुझे आप बताइए कि चैप्टर 1 जो था हमारा, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये हमने क्या किया? अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, यस सर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। और मुझे आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके, है ना। सो प्रॉपर वे में डिटेल्ड में हमने ये पूरा जो है वो चैप्टर खत्म कर दिया है। आराम से लिया, बेस्ट नोट्स के साथ लिया, बेस्ट एक्सपीरियंस यूज किया। अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार जो पढ़ाता हूँ, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में यूज की मैंने, ताकि अच्छे से और आपको कैसे समझ में आ सके, उस हिसाब से हमने क्या किया है? इस लेक्चर को डिज़ाइन किया है और आपको डिलीवर किया है। ये लेक्चर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसलिए जितना आप फीडबैक दोगे इस वीडियो के ऊपर, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे दोस्तों के साथ, उतना हमें अच्छा लगेगा और उस हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, यस सर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा क्या क्या देखा। सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, अपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। उसके पहले हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। उसके पहले हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन नाम की प्रोसेस। उसके पहले हमने देखा आपका पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उसके पहले हमने देखा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उसके पहले हमने देखा बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। उसके पहले हमने बायोटिक देखा। उसके पहले हमने देखा पॉलिनेशन क्या होता है। उसके पहले हमने फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा। उसके पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल देखा। उसके पहले हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ईयर्स ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्फीयर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके पहले हमने देखा आपका फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके पहले हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके पहले हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके पहले हमने देखा शुरुआत, सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है। और उसके पहले हमने चैप्टर का पहला बॉस ये अपना बायोलॉजी वन शॉट लेक्चर्स। ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया? आज का लेक्चर खत्म किया। अगर आपको मजा आया है पढ़ने में तो कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।